हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर अगला एपिसोड लेके आ गए, एपिसोड नंबर 8, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस कंडीशन के बारे में। इससे पहले हम लोग एलसीआर सर्किट को डिस्कस कर चुके हैं। एलसीआर सर्किट का ये तीसरा केस है। एलसीआर सर्किट जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसका तीसरा केस है और सबसे इंपॉर्टेंट केस है। रेजोनेंस पढ़ना आज ये लेक्चर प्लानर है आज का रेजोनेंस, जिसके अंदर हम लोग सारा कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का पढ़ेंगे। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, रेडियो ट्यूनिंग, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि पहले हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। और जितना आप लोग पढ़े हैं इम्पीडेंस, ये सबको मिला के हम लोग क्वेश्चन करेंगे रेजोनेंस के अंदर, ठीक है। और इसका फील भी देंगे आपको, रेजोनेंस का फील भी 100% मिल जाएगा आपको रेजोनेंस का क्वेश्चन के थ्रू। और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, रेडियो ट्यूनिंग, ये सब भी आएगा आज का ही वीडियो में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं रेजोनेंस को। तो हम लोग को अभी तीसरा केस पढ़ना है, केस नंबर 3। हम लोग 2 केस तक पढ़ चुके थे, तीसरा केस है। अब पिछला वाला वीडियो देखा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तुमको समझ में आएगा तीसरा केस का है बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक बेंजीन रिंग होता है और उसमें ऐसे बॉन्ड रहता है ना। और इसको हम लोग कौन सा पोजीशन बोलते हैं? ओ सॉरी, ये नहीं, ये तो सॉरी बताना था ना। अच्छा ये थोड़ी था, ये नहीं, वो एलसीआर का रेजोनेंस बताना था ना। अच्छा, तो तीसरा केस है रेजोनेंस इन एलसीआर। अब इसको रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? रेजोनेंस तीसरा केस में क्या होता है ना, कुछ देखो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, हम पिछले बार भी बताए थे, छोटा सा समझाते हैं। रेजोनेंस वर्ड का मतलब होता है, इसमें साइंस में जहाँ पर भी हम लोग रेजोनेंस यूज़ करें, चाहे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, उसका मतलब ये होता है कुछ अलग सा ऑब्जर्व होना। ये मतलब होता है रेजोनेंस, कुछ अलग सा, कुछ नया ऑब्जर्व होना जो हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे, अनएक्सपेक्टेड कुछ जब दिख जाता है तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बेंजीन रिंग होता है उसमें रेजोनेंस होता है ना, बेंजीन रिंग में। तो उसमें होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करता है तो यहाँ से चल के यहाँ जाता है, उसके बाद आगे बढ़ता है और फिर घूम घाम के यहाँ पर पहुँचता है, फिर घूम घाम के यहाँ पहुँच जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे गोल बना देते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है हर समय क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, हर समय सर्कुलर मोशन कर रहा है, गोल 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 घूम रहा है। मतलब कि यार हम लोग देखें केमिस्ट्री में कि कोई रिएक्शन होता है तो स्टार्ट हुआ रिएक्शन तो कहीं पर जाके खत्म हो रहा है, प्रोडक्ट बन गया तो रिएक्शन खत्म हो गया। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वापस रिवर्स होकर के और फिर खत्म हो गया, स्टॉप हो जाता है रिएक्शन। लेकिन इसमें पहली बार ऐसा ऑब्जर्व हो रहा था किसी कंपाउंड में, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। किसी कंपाउंड में पहली बार ऐसा ऑब्जर्व हो रहा था कि उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और निकलने के बाद फिर वो रुक ही नहीं रहा है, घूमते ही रह रहा है, घूमते ही रह रहा है। तो हमको ये अजीब सा ऑब्जर्वेशन मिला और इसी को नाम रख दिया हम रेजोनेंस। कितना स्टेप होता है इसमें? 5 स्टेप होता है। 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, जनरली 5 स्टेप होता है, उसमें कंप्लीट होता है ये। तो सुनो आगे, तो इसमें कुछ हमको अलग ही ऑब्जर्व हुआ, इसीलिए इसको नाम रख दिया हम लोग रेजोनेंस इन बेंजीन। ऐसे करके बेंजीन अलग पढ़ाई होता है, लेकिन बेंजीन के अंदर एक अलग सा ऑब्जर्वेशन हुआ जिसको रेजोनेंस इन बेंजीन। वैसे ही ये जो एलसीआर हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग 2 केस पढ़ते हैं। 2 केस क्या पढ़े इससे पहले वाला, देखो हम बताते हैं 2 केस यहाँ पर लिख करके। 2 केस हम लोग ये पढ़े हैं। देखो यार तुमको पता है कि पहले हम सर्किट यहाँ पर बना देते हैं एक बार, ताकि तुमको थोड़ा याद आ जाए। यहाँ पर हम लोग क्या लगाए थे, तुम चाहो तो इंडक्टर लगा लो, रजिस्टर लगा लो, जो मन वो लगा लो। पहले तीनों में से किसी को भी पहले लगा लो, बाद में लगा लो, उससे मतलब नहीं है। एलसीआर कहने का मतलब एल, सी और आर तीनों साथ में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या रहेगा फिर, कैपेसिटर। और ये तीनों को हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होगा वो कितना होता था, E0 sin ओमेगा टी। यहाँ तक याद होगा। अब सुनो, अब ये तीनों सीरीज में है तो जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा, उतना ही इसमें जाएगा, तीनों में सेम करंट जाएगा। इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C, इसका इंडक्टेंस क्या होगा और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। लेकिन तीनों में एक डिफरेंस होगा, तीनों में वोल्टेज अलग अलग जाएगा, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है ना, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग जाता है। इसका वोल्टेज कितना होगा, VR, इसका वोल्टेज कितना होगा, VL, और इसका वोल्टेज कितना होगा, VC। अब देखो 2 केस जो हम बात करें, तीसरा केस क्यों बोल रहे हैं उसको बता रहे हैं। 2 केस जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें पहला केस ये था कि अच्छा देखो यार यहाँ पर ना हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते, हम लोग ना इन दोनों के बारे में सोचते हैं कि दोनों में से किसका वोल्टेज ज़्यादा, किसका वोल्टेज कम। वोल्टेज तीनों में अलग अलग होगा, ये यकीन करती होगी नहीं, बताओ, क्योंकि ये तीनों किस में है, सीरीज में, वोल्टेज तीनों में अलग अलग जाता है। तो अगर हम लोग बात करें ये वाले का, तो इसका वोल्टेज को बड़ा ले लें और इसको छोटा कर दें। ये हम लोग केस लिए थे, इसको केस नंबर 1 बोल रहे थे, ठीक है। फिर दूसरा केस हम लोग लिए थे जिसमें कह रहे थे हम लोग कि ये वाले में जो है कैपेसिटर, उसका वोल्टेज को बड़ा कर देते हैं और इंडक्टर का वोल्टेज को छोटा कर देते हैं। ये क्या चल रहा है, ये हिट एंड ट्रायल चल रहा है, क्योंकि दोनों में से किसी का भी वोल्टेज बड़ा हो सकता है। तो एक बार हम लोग इसको बड़ा कर दिए और ये भाई को छोटा कर दिया। ये दोनों में मारपीट है कि मेरा वोल्टेज ज़्यादा है, तो ये बोल रहा नहीं मेरा वोल्टेज ज़्यादा है, तो एक बार इसको बड़ा कर दिया, इसको छोटा। फिर दूसरा केस लिए जिसमें इसको बड़ा कर दिया और इसको छोटा। और तीसरा केस में क्या करेंगे बताओ, तीसरा केस में दोनों को
बराबर कर देंगे। और ये तीसरा केस में बराबर किए हम लोग तो उसमें कुछ अलग ही ऑब्जर्व हो गया। उसमें मतलब क्या ऑब्जर्व हुआ तुमको अभी थोड़ा देर में समझ में आएगा। तुम 3 टाइप का सर्किट पढ़ी हो, कौन कौन सा? 3 टाइप का सर्किट पढ़ी हो, कौन कौन सा? एक एल पढ़ी, एक आर पढ़ी हो, प्योरली रेजिस्टिव, एक प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव। अब देखो यहाँ पर जो इंडक्टर का वोल्टेज है उसको बड़ा बोल रहे हैं, तो इसको तुम बोलोगी इंडक्टिव सर्किट। इसको इंडक्टिव सर्किट क्यों बोल रहे हैं पता चला? क्योंकि इंडक्टर का वोल्टेज इसमें क्या है। इसको क्या बोलेंगे? कैपेसिटिव सर्किट, जब कैपेसिटर का वोल्टेज बड़ा लगेगा। लेकिन इसमें अच्छा, लेकिन यार प्योरली कैपेसिटिव प्योरली इंडक्टिव ऐसे ना पढ़ाए हैं हम, लेकिन यहाँ तो खाली इंडक्टिव सर्किट लिख रहे हैं, कैपेसिटिव सर्किट लिख रहे हैं। क्यों है, क्यों ऐसा लिख रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये भाई ये बड़ा हुआ है, ये खत्म तो नहीं हो गया है, ये खत्म हो गया है, ये भी है ना, तो इम्प्योर नहीं हो गया सर्किट। अरे तीनों है सर्किट में तो इम्प्योर हो गया, तो इसलिए तुम कैपेसिटिव कह दो। कैपेसिटिव कहने का मतलब कैपेसिटर को सपोर्ट कर दी, उसका वोल्टेज हाई कर दी तो उसको सपोर्ट कर दी तुम, ठीक है। फिर तीसरा ये कौन सा होगा? ये कौन सा होगा भाई, ये सोचना पड़ेगा। इसमें तो बराबर हो गया, इसको क्या बोलोगी? और इसको हम लोग बोलेंगे, देखना यहाँ नाम लिख रहे हैं, सुन के तुम भी शॉक्ड हो जाओगी। और प्योरली कह रहे हैं बाबू, रेजिस्टिव नहीं, प्योरली रेजिस्टिव। तो एल और सी तो कहाँ चल गया तब है? यही शॉकिंग चीज़ है इसमें कि तुम्हारा एल और सी गायब हो जाएगा। रेजोनेंस में क्या होगा, तुम अभी से याद करो, रेजोनेंस में क्या होगा, एल और सी गायब हो जाएगा। एल और सी है फिर भी नहीं है। तू जो ये क्या, तू है कि नहीं, क्या वो गाना नहीं होता एक तो यार, एक तो गाना है मूवी में कि जो हीरो होता है बोलता है तुम हो फिर भी नहीं हो, है ना, वो वाला गाना वही वाला हो जाएगा। ये दोनों रहेगा ये दोनों रहेगा फिर भी नहीं रहेगा। देखो यहाँ पर सिर्फ, अच्छा देखो तुमको अभी हम जस्ट बोले थे कि इसमें क्योंकि मिक्सचर है इसलिए इसको प्योरली नहीं बोल रहे हैं, इसको भी प्योरली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये वाले को प्योरली रेजिस्टिव बोल रहे हैं। तो मतलब ये दोनों तो कहीं ना कहीं जाएगा, क्या होगा, उसी को हम लोग बोल रहे हैं रेजोनेंस। अब रेजोनेंस का मतलब ये कतई नहीं है कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। रेजोनेंस का ये मतलब, रेजोनेंस का कंडीशन है ये कि रेजोनेंस होने का कंडीशन, लेकिन रेजोनेंस का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों बराबर हुआ तो रेजोनेंस उसी को बोल दिया, नहीं नहीं, रेजोनेंस का कंडीशन है ये। तो व्हाट इज दिस कंडीशन फॉर रेजोनेंस। और रेजोनेंस क्या है, कुछ अलग सा ऑब्जर्वेशन, अलग सा ऑब्जर्वेशन छोड़ा सा तुमको हम बताएं, क्या बता दिए, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अभी एक तुम और अलग चीज़ अभी देखोगे, हम बताएंगे क्या चीज़। पहले हम तुमको थोड़ा सा इनका फॉर्मूलाज लिखवाते हैं इस तरफ हम, है ना, जो फॉर्मूलाज पिछले क्लास में आया, क्योंकि वो फॉर्मूलाज से ही हम रिलेट करके तुमको आगे पढ़ाएंगे और तुमको ये बताएंगे कि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कैसे हो गया, कौन सा वाला, ये लास्ट वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज लिखते हैं, देखो कितना समझ में आता है तुमको। हालांकि समझ में तो आएगा क्योंकि तुम लोग वो एल सी और ये पढ़ी हो, इसलिए, ठीक है। देखो हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे तुम पहले समझो कि इसका रेजिस्टेंस को क्या लिखोगी, इसका रेजिस्टेंस को एक्स आर लिखोगी, है आर होगा इसका रेजिस्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस है ये वाले का, इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये वाले का, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्स एल। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्स एल। ए बाबू है, यहाँ देखो, मुड़ी उड़ी फोड़ देंगे मार के, यहाँ देखो, इसका एक्सएल हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्स सी। एक्सएल का वैल्यू कितना होता था, पढ़ लिख के सब भुला गई गवार लोग, 1/ω_L। और इसका कितना होता था, ओ सॉरी, इसका होता है 1ω_L और इसका होता है 1/ω_C। ये होता है, ठीक है, जल्दी जल्दी में इधर उधर निकल जाता है। तो ये हुआ ω_L और ये 1/ω_C, ठीक है। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये वाले का, बताओ बताओ बताओ। अरे इसका रेजिस्टेंस R होगा, तो R इज इक्वल्स टू क्या लिखोगी, बताओ, हैं, R इज इक्वल्स टू V/I, सही। इसका ये रेजिस्टेंस होगा, किसका, ये वाले का, ठीक है। और इसका वो तो इसका ऐसे निकाल लेंगे हम लोग रेजिस्टेंस। तो इसमें कोई दिक्कत है, बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत, ये ठीक है। अब तुम आगे सुनो, चलो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, हम लोग को मतलब है इन दोनों से, ठीक है। अभी तुम देखना ध्यान से, इसका रेजिस्टेंस को लेकिन लिख क्या रहा है, आर, आर इज इक्वल्स टू V/I लिख ही देते हैं, चलो कोई बात नहीं। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर ये वोल्टेज V लिखना थोड़ा सही नहीं है। V लिखना क्यों सही नहीं है, क्योंकि V का मतलब ऐसा लगेगा कि पूरे सर्किट का वोल्टेज बात कर रहे हैं, पूरे सर्किट का ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, V0 और I0, V0 और I0 है। VR तो भाई इसका वोल्टेज है ना, इस पर्टिकुलर का वोल्टेज, तो और यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो I0 जा रहा है। तो यहाँ पर तुम पीक वोल्टेज देखो यार, सुनो सुनो, VR लिखना गलत होगा, यही चीज़ हम पिछले वीडियो में समझाए हैं, VR लिखना गलत होगा, क्योंकि VR इस बात को बताएगा, VR सुनो, VR लिखना गलत कैसे होगा बता रहे हैं। VR हम लोग सिर्फ लिखते हैं ताकि फेजर में रिप्रेजेंट कर सके, फेजर रिप्रेजेंटेशन के लिए VR और VR, VL, VC ये सब फेजर रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं ना वो एम्पलीट्यूड लिखते हैं, माने कि वैल्यू। तो वैल्यू जो लिखेंगे ना उसको V0/I0 लिखेंगे। लेकिन ये V0 किसका है,
ये वी नॉट किसका है, रजिस्टर का, तो वी नॉट आर लिखना होगा इसको। लेकिन करंट को आई नॉट आर नहीं लिखोगी क्योंकि करंट तो तीनों में सेम है, इसलिए करंट को आई, तो वी नॉट आर, ये बताए हैं पिछले वीडियो में ये सब। और इस वाले का एक्सी का वोल्टेज, एक्सी का वोल्टेज अगर लिखोगी तो क्या लिखोगे इसको, वी नॉट सी, और इसका वोल्टेज क्या लिखोगी, वी नॉट एल। समझी? तो सर वी आर क्यों नहीं लिखेंगे, उसके लिए पिछला वीडियो देखो कि वी आर काहे नहीं लिखना है। वी आर सिर्फ फेजर रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, और ये भी तीनों फेजर रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, समझ गई? तो उसको नहीं लिखना है। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग सिर्फ वैल्यू का बात करें, एम्पलीट्यूड का। चलो आगे देखो। अब तुमको हम एक फॉर्मूला निकलवाए थे जेड का, इसी सर्किट में एक जेड का फॉर्मूला निकलवाए थे। क्या था जेड का फॉर्मूला, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब ये जेड क्या है, जेड के बारे में पिछले वीडियो में चिल्ला के बता देते हैं। देखो जेड कुछ ऐसा नहीं है कि तीनों सर्किट, पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक से देखो, जेड कुछ ऐसा है जो कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस को बता रहा है। देखो ठीक से, रेजिस्टेंस ये किसका, रजिस्टर का, ये किसका रेजिस्टेंस है, इंडक्टर का, और ये किसका रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर का। अब जेड का ना फॉर्मूला दो तरीके से है। ये फॉर्मूला तब वैलिड है, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब 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 देखना यहां पर मिलाना इसका, ये वाला जब तुम्हारा VL बड़ा है और VC क्या है, छोटा। या तो तुम ऐसे बोल सकती हो कि XL बड़ा है और XC छोटा। ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा, यानी ये फॉर्मूला इंडक्टिव सर्किट के लिए वैलिड होगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन तुम चाहो तो यहां पर XC माइनस XL भी लिख सकती हो इसी के लिए। तुम बोलोगे क्या बात कर रहे हैं सर, पहले बोल रहे हैं ये इसके लिए वैलिड है, फिर कह रहे हैं कि यहां पर XC माइनस XL लिख दोगी, मतलब ये वाला भी तो चलेगा। अरे चाचा स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर है, तो चाहे तुम यहाँ XL माइनस XC लिखो, चाहे XC माइनस XL लिखो, समझ आया? सेम होगा। ये थोड़ा सा गणित है, बायोलॉजी जिसका होगा उसको समझ नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग और कैसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं इसको, है ना? इतना बेइज्जती कैसे झेल सकते हैं। जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये कब लिखना है, अभी तुम लोग बात की ना बाबू, दोबारा दोनों का मुड़ी फोड़ देंगे मार के। VC बड़ा होगा, VL छोटा होगा, या फिर XC बड़ा होगा, XL छोटा होगा। ठीक है, XC बड़ा होगा, XL छोटा होगा। हाँ, सब दिख रहा है, समझ आया ये यहाँ तक? तो ये किसके लिए हुआ भाई, ये वाला हुआ तुम्हारा इंडक्टिव के लिए, और ये वाला किसके लिए हुआ, और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए तुम जीरो नहीं होगा भिखारी। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ देखना, जेड इसमें देखो VC और VL बराबर है, तो क्या हम यहां से ये कह सकते हैं कि XC और XL बराबर है? हुए? कह सकते हैं कि नहीं बताओ? अरे वोल्टेज बराबर है तो रेजिस्टेंस भी बराबर होगा। नीचे दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग Z निकालेंगे इस बार, तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर आर स्क्वायर लिखेंगे खाली। बोलेगा हैं, थोड़ा सा गणित आना चाहिए। XL XC बराबर है, माइनस होके जीरो, तो जीरो हो गया तो खाली आर स्क्वायर बचा। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, मतलब ये सर्किट LCR होके भी R बन जाएगा। इसीलिए इसको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, मतलब सिर्फ रजिस्टर का रेजिस्टेंस बचेगा, बाकी सारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, और इसी केस को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो माने कि Z जब R के बराबर होगा तो वो रेजोनेंस होगा। गलत, ये कंडीशन है रेजोनेंस का, कंडीशन है। अभी तक रेजोनेंस हम तुमको नहीं बताए हैं कि रेजोनेंस पे ऐसा क्या अलग से ऑब्जर्व हुआ। ये तो ठीक है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, लेकिन फिर भी ये तो नाम हुआ कि अच्छा जब रेजोनेंस होगा तो सर्किट का नाम क्या पड़ जाएगा, इस भाई का नाम क्या पड़ जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और भी बहुत सारा नाम है, रेजोनेंट सर्किट, एक्सेप्टर सर्किट, ये सारा एक ही नाम है, लिखवाएंगे सारा। तो खैर तुम एक बार ये लिख लो, थोड़ा सा फील आया है इसका कि करना क्या है हम लोग को। इसमें अलग सा चीज़ होगा जिसमें तीनों लगा हुआ है, फिर भी ये दोनों मर गया क्योंकि वोल्टेज बराबर हो गया। साफ कैसे हुआ तुमको ये फॉर्मूला से पता चल रहा है। अच्छा, इस जेड को बोलते क्या है हम लोग, इम्पीडेंस। इस जेड को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, नया नाम। एक्सेल को क्या बोलते थे, टी शर्ट का साइज बड़ा वाला एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको क्या बोलते थे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंपीडेंस का डेफिनेशन क्या होगा, इंपीडेंस इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इफेक्टिव मतलब कि पूरे रेजिस्टेंस का जोड़। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा इंपीडेंस का, ओम, क्योंकि ये भी ओम, ये भी ओम, ये भी ओम, तो ये भी क्या हो जाएगा, ओम। ठीक है, चलो इसको छापो जल्दी से तुरंत, फिर हम लोग आते हैं। फिर अभी खाली इसके बारे में बात होगा अभी इस वीडियो में, पूरा इसके बारे में, सॉरी मतलब क्लास में इसके बारे से बात होगा अभी। ठीक है, जल्दी लिखना। हेलो, हाँ देखो सुनो आगे। यहाँ पर अभी हम तुमको रेजोनेंस पढ़ाने के लिए कुछ और भी छोटा छोटा चीज़ डिस्कस करना पड़ेगा, तब रेजोनेंस क्लियर होगा। मतलब और छोटा छोटा चीज़ डिस्कस करने का मतलब ये है कि जो हम पीछे 2 केस पढ़ाए हैं उसको भी लेके चलना पड़ेगा।
तब रेजोनेंस क्लियर होगा। उसमें पिछले वीडियो में ना एक छोटा सा चीज़ हम बताना छूट गया था मेरे से, एक छोटा सा चीज़ छूट गया था बताने के लिए, वो हम बताते हैं ना, फॉर्मूला एक छूट गया था छोटा सा। देखो क्या, हालांकि अभी भी समझा सकते हैं उसको, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पर हम फिर वापस से पहले केस से चलते हैं, यानी कि केस नंबर 1 से, ठीक है। केस नंबर 1 से यहाँ पर चलते हैं। केस नंबर 1 का पहले हम लिखते हैं। उसमें हम लोग क्या लिए थे केस नंबर 1 में? VL बड़ा और VC छोटा, या फिर इसी को दूसरा और क्या बताएं अभी, XL बड़ा और XC छोटा, ये बताएं तुमको अभी, यही समझाया ना अभी जो पहला केस था वो, ठीक है। अब इसमें देखो यार, तुमको फेज़र डायग्राम हम बनवाए थे, फेज़र डायग्राम। अब फेज़र डायग्राम क्या होता है? इसमें देखो फेज़र होता है एक, जिसको तुम लोग को अगर देखना है तो पिछले वीडियो में जाके देख सकती हो। इसको VR बोल रहे थे, और ये वाला को क्या बोल रहे थे? Z। और ये तुम्हारा हो जाएगा, अरे चचा वोल्टेज के टर्म में लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी वोल्टेज के टर्म में अगर लिखना है तो E0 बोलेंगे, वो सही बोल रही है। अगर वोल्टेज के टर्म में लिखना है तो E0 लिखेंगे, लेकिन अभी हम ना इसको इम्पीडेंस के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो इम्पीडेंस के टर्म में क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ Z लिखेंगे, और यहाँ वोल्टेज ऑफ रजिस्टर के लिए R लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे? XL माइनस XC, ठीक है। अब फिर अगर इसको, ये तुम्हारा हुआ इम्पीडेंस ट्राइंगल बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर ये इम्पीडेंस आ रहा है। इस एंगल को क्या बोलते हैं? फाई। अब ये एंगल फाई कैसे हुआ, पीछे जाके देखो। और ये फाई का मतलब क्या होता है? नाम बताए थे पिछले बार, फेजर एंगल। अब क्या मतलब होता है इसका, देखो बता रहे। तुम देखो एक चीज़ दिख रहा है इस ट्राइंगल से, नहीं हो पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा। देखो ये तुम्हारा रजिस्टर का रेजिस्टेंस, ये हुआ तुम्हारा इंडक्टर और कैपेसिटर का, और दोनों ये सब का मिला के ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस माने कि Z। समझ में आया ये चीज़? ठीक। तो अभी ना हम लोग को ये बताना रहता है कि ये जो तुम्हारा Z है, Z वो कितना ऊपर है, माने कि ये एंगल फाई, ये फाई एंगल बताना पड़ता है। अच्छा तुम ये बताओ यार, छोटा सा चीज़ पूछते हैं तुमसे, ये तुमको याद भी होगा। जब तुम बताना, जब तुम इंडक्टिव सर्किट पढ़ रही थी तो करंट और वोल्टेज में कितना डिग्री का डिफरेंस था, फेज डिफरेंस कितना था? 90 डिग्री का था। याद करो जब तुम L सर्किट पढ़ी थी, L सर्किट, तो L सर्किट में तुम कुछ ऐसा बनाई थी, याद करना। तो तुम बोलती थी ये वाला सर होगा वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, और ये होगा तुम्हारा करंट, और कौन आगे रहता था? π/2 आगे होता था। कौन π/2 आगे होता था? वोल्टेज। और करंट क्या होता था? π/2 पीछे। याद आ रहा है ऐसा कुछ? अच्छा, जब हम लोग वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखते थे इसमें E करके, तो उसको क्या लिखते थे? E0 साइन ओमेगा टी। और करंट का एक्सप्रेशन में क्या लिखते थे? I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। याद आया? ओ सॉरी, इसको घटाना है, पीछे करना है, माइनस π/2। याद आया ये चीज़? तो यहाँ पर ये फाई कितना होता था? π/2। लेकिन यहाँ पर ये π/2 तो नहीं है, ये कुछ फाई है एंगल। तो वही वाला चीज़ यहाँ पर है। समझ में आया ये? व्हाट इज दिस? अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर ये फाई क्यों है, π/2 ये सब क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि देखो बाबू, यहाँ पर 3 लोग साथ में आ गया है। जब तुम L वाला पढ़ रही थी तो उसमें तो अकेले था। तो जब तुम ये L वाला पढ़ रही थी, जानबूझ कैसे किया, जब तुम ये L वाला पढ़ रही थी तो इसमें सिर्फ ये इसका वोल्टेज था, है ना। और रेजिस्टेंस भी किसका था? इसी का था ना, XL लिखती थी रेजिस्टेंस को, XL। लेकिन यहाँ तो 3 लोग हैं, तो 3 लोग में तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या किए ना π/2 नहीं किए, कुछ रैंडम एंगल क्या ले लिए? फाई। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि फाई कैसे ले रहे हैं? फाई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 लोग हैं, तो π/2 डायरेक्ट बोलना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, लेकिन अभी ये केस किसका चल रहा है बताओ? कौन यहाँ पर आगे है? बात किसका चल रहा है यहाँ पर? इंडक्टर का, क्योंकि इसको हम कौन सा कंडीशन बोलेंगे? इंडक्टिव सर्किट का। ये बात क्लियर है? इंडक्टिव सर्किट का कंडीशन कैसे है ये? ठीक है। अब तुम देखना एक चीज़ ध्यान से, यहाँ पर अगर तुमसे हम पूछें इस केस में EMF का एक्सप्रेशन, EMF का, तो क्या बोलोगी? E0 साइन ओमेगा टी। क्या बोलोगी? E0 साइन ओमेगा टी। ये EMF किसका लिखे हैं हम? ये EMF हम किसका लिखे हैं? पूरे सर्किट का। अगर हम तुमसे पूरे सर्किट का करंट पूछेंगे तब बहुत कंफ्यूज हो जाओगी। सर कंफ्यूज कैसे हो जाएंगे? देखो बता रहे हैं, यहां पर करंट और वोल्टेज, यहां पर करंट और वोल्टेज क्या होता है? साथ, वोल्टेज थोड़ा बड़ा, करंट थोड़ा छोटा। और यहां पर क्या होता है? यहां पर क्या होता है कि जो तुम्हारा जो ये करंट होता है वो आगे होता है, सॉरी वोल्टेज आगे होता है, और पीछे कौन हो जाता है? करंट पीछे हो जाता है। और यहाँ क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर करंट क्या हो जाता है? आगे, और पीछे कौन हो जाता है? वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। ऐसा कुछ होता है? अच्छा, तो मतलब कि यहाँ करंट पीछे है, यहाँ करंट, और यहाँ करंट के साथ क्या है? यहाँ तो करंट का कोई आगे पीछे है ही नहीं। तो बहुत बड़ा दिक्कत है यार, करंट का इक्वेशन लिखे तो लिखे कैसे? वोल्टेज का तो पूरे सर्किट के लिए वोल्टेज क्या लिख दिया? E0 साइन ओमेगा टी। ये पूरे सर्किट का लिखे है बाबू, इसका या इसका या इसका स्पेसिफिक नहीं, पूरे सर्किट का। वैसे ही हमको पूरे सर्किट का क्या लिखना है? करंट। लेकिन पूरे सर्किट में तो करंट कहीं पीछे, करंट कहीं आगे, थोड़ा मामला दिक्कत है। क्या करें तब? क्या करें तब? देखो क्या कर रहे हैं,
इसका मतलब आया समझ में? देखो ये जनरल एक्सप्रेशन हुआ फॉर होल LCR सर्किट। अब आपको जैसे जैसे यूज करना है इसको वैसे वैसे यूज कर लीजिए। क्या मतलब वैसे वैसे यूज करने का? देखो बता रहे हैं, जब तुम पढ़ रही हो, ये कौन सा सर्किट पढ़ रही हो बताओ? अभी इसको तुम बड़ा मानिए तो कौन सा सर्किट है? कौन सा है? इंडक्टिव। क्या प्योरली इंडक्टिव होगा ये? नहीं होगा, क्योंकि इसमें तीनों है ना इसमें LCR। तो इंडक्टर को भले तुम आगे कर दी, लेकिन प्योरली इंडक्टिव तब भी ये नहीं होगा, क्योंकि ये जिंदा है। और रजिस्टर कहाँ है? रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, उसके लिए मारपीट नहीं है। वो तो बोल रहा है सर्किट है मेरा, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, इसलिए उसका मारपीट नहीं बाबू। कंपैरिजन इन लोग का चल रहा है। वो तो बोल रहा है ना कि देखो कहीं भी कोई भी सर्किट है तो उसमें वायर तो होगा, तो रेजिस्टेंस तो होगा, तो इसलिए रेजिस्टेंस का मारपीट नहीं है, मारपीट है इन दोनों का, इसलिए इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। और लास्ट में भी इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, और लास्ट में ये लोग दोनों मारपीट के मुड़ी कान फोड़ ले रहा है। बच कौन रहा है? बस यही तो चल रहा है इसमें। दोनों लड़के मुड़ी कान लास्ट में फोड़ ले रहा है, रेजिस्टेंस अकेले बच जा रहा है, बोल रहा है प्योरली रेजिस्टिव हो गया। अब तो बात खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो बोला कि तुम लोग दोनों नहीं भी रहेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा सर्किट मेरा होगा। तो वही चीज़ चल रहा है बाबू रेजिस्टेंस में। अच्छा आगे देखो, अब ध्यान दो, आगे देखो। अभी हम किसके लिए बात कर रहे हैं? इंडक्टिव के लिए। तो अब हमको सोचना है कि EMF कितना होगा। EMF तो इतना ही होगा, E0 sin ओमेगा t। EMF सबका हम सेम मान लिए, E। लेकिन करंट सब में तब अलग अलग होगा। करंट तो सब में अलग अलग लेना। करंट का क्या चीज़? फेज। करंट का वैल्यू तो सब में I0। फेज सब में अलग अलग है ना। कहीं करंट लीड कर रहा है, कहीं करंट लैग कर रहा है। कहाँ लीड कर रहा है करंट? यहाँ लीड कर रहा है, यहाँ लैग कर रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं कर रहा है, साथ साथ है वो वाला। दोनों लड़का लड़की साथ बाजार चले भाई वाला। चलो आगे सुन, देखो यहाँ पर। तो इसमें क्या करे? करंट का एक्सप्रेशन लिखे क्या है? देखो क्या लिख रहे हैं, देखो तुम बताना ये सही है कि नहीं। अब -5 क्यों किए? -5 क्यों थी? -π/2 क्यों नहीं किए? क्योंकि करंट पीछे है, लेकिन π/2 पीछे नहीं है, कुछ फाई एंगल पीछे है। क्यों फाई एंगल पीछे? क्योंकि यहां पर एक्सेल टांग अड़ा रहा है। अगर ये एक्सेल नहीं होता और ये आर नहीं होता, तब तो फिर यही वाला सर्किट हो जाता। कौन सा वाला हो जाता? प्योरली इंडक्टिव। लेकिन क्योंकि ये प्योरली इंडक्टिव नहीं है, इसलिए यहां पर π/2 लिखना तो सही नहीं रहेगा, फाई लिखना सही होगा। देखो ये वाला किसके लिए बना हुआ है? ये वाला किसके लिए बना हुआ है? प्योरली इंडक्टिव है ना, प्योरली इंडक्टिव। लेकिन ये जो नीचे लिखे हैं स्पेसिफिक, ये किसके लिए है? सिर्फ इंडक्टिव सर्किट। मतलब इंडक्टर जो किसमें घुसा हुआ हो? LCR में। कुछ समझ में आया ये एक्सप्रेशन कैसे लिखे हैं? अच्छा, ये किसके लिए लिखे हैं? सिर्फ इंडक्टिव के लिए। अब तुम ये बताओ, जब हम कैपेसिटिव बात करेंगे, कैपेसिटिव यानी दूसरा वाला केस, तो दूसरा वाला केस में क्या करेंगे? यहाँ पर +5। और तीसरा वाला केस में यानी कि रेजोनेंस में ये एंगल ही गायब कर देंगे। कैसे? बताएंगे। रेजोनेंस में ये एंगल ही गायब हो जाएगा, क्योंकि उस समय कैसा सर्किट बन जाएगा? खाली यही बचेगा भाई, ये सब तो गायब हो जाएगा, तो ये एंगल ही गायब करना पड़ेगा। सेम फेज वाला मामला आ जाएगा। कुछ याद आ रहा है यार? पहला सर्किट याद करो एकदम, पहला वाला, उसमें ओमेगा टी था दोनों में एंगल, वो फील करवा देंगे कैसे। अब तो तुमको ये अच्छा देखो, हम अभी बोले कि एंगल गायब हो जाएगा तीसरा केस में, तो उसका कुछ तो फील होना चाहिए। ये एंगल 0 हो गया, गायब हो गया, क्या कुछ तो उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। उसके लिए हमको इसका फॉर्मूला आना चाहिए फाई निकालने का। तो चलो अभी हम यहां पर लिखवा रहे हैं फाई निकालने का फॉर्मूला। ध्यान से देखना, फाई निकालने के लिए फॉर्मूला इस ट्राइंगल से। tan थीटा जानते हो? tan थीटा क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? पगला भाई भगलोल। तो इसमें पगला कौन है? ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या है? 90 डिग्री। तो यानी कि थीटा के सामने ये है XL माइनस XC अपॉन बेस क्या है? R। कहाँ है तू मेरा यार? तो ये तुम्हारा tan फाई कितना आया? XL माइनस XC/R। ये XL माइनस XC/R किसके लिए आया है? इंडक्टिव के लिए। जब तुम पढ़ोगे कैपेसिटिव तो क्या हो जाएगा? XC माइनस XL। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो लिखा है किसके लिए लिखा है? अभी सिर्फ केस 1 के लिए लिखा है। तो ये सारा बात, चलो हम यहाँ पर लकीर खींच देते हैं। ये ऐसे लकीर खींच दिए। ये पूरा बात अभी चला है जो भी डिस्कशन यहाँ तक, ये इंडक्टिव के लिए। ठीक है, तो तुम एक काम करो यार, इसको लिखो जल्दी से, ये केस 1 के लिए। अच्छा, एक और छोटा सा चीज़ है इसमें। अच्छा तुम देखो यार, tan फाई क्यों निकाले? बहुत लोग पूछे सर tan का है निकालिएगा, साइन निकालिए। साइन निकालोगे तो दिक्कत क्या होगा ना, साइन थीटा का तो ये आ जाएगा, जेड आ जाएगा, तो मालूम ही नहीं चलेगा कौन किसका सर्किट है। अभी फाई हमको किसके लिए निकालना है? इंडक्टिव के लिए। तो इंडक्टिव दिखना चाहिए ना वहाँ पर, इसका इज्जत दिखना चाहिए ना कि ये बड़ा है, ये पीछे है, तो इसलिए tan फाई। अच्छा, एक और चीज़ होता है छोटा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं cos फाई। वो पढ़ना है नेक्स्ट क्लास। तो cos फाई के बारे में हम बात नहीं करेंगे। एक और टर्म होता है cos फाई, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, वो हम अगले बार बात करेंगे। cos फाई पढ़ना है, टॉपिक है पावर फैक्टर। पावर एक टॉपिक है हम लोग को पढ़ना है, उसमें है वो, तो उसको छोड़ो अभी, तुम खाली यहीं तक अभी नॉलेज लो। चलो इसको लिखो जल्दी से, फिर हम लोग दूसरा केस का देखते हैं। सारा चीज़ क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, मज़ेदार पलटेगा। तुम लिखो जल्दी से, फिर देखना कंपेयर करेंगे। तो ये तुम कहाँ पढ़ी थी बाबू? ये पहले पढ़ी थी कि नहीं बताओ? ये जो हम लिखवाए हैं बीच में, ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट है। हमको लगता है कि ये प्रीवियस क्लास का है, प्रीवियस क्लास। हाँ लिखना है भिखारी, तब ना इसको कंपेयर करोगी कैसे हुआ। ठीक है,
और यहाँ पर फाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी फाई एंगल बन रहा है, ये भी बनाना है और तब ये लिखना है। इसको कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, इम्पिडेंस ट्राइंगल। ये सारा रिकॉल करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चलो लिखो जल्दी से इसको, तुरंत लिखो एकदम 2 मिनट में। ये ओमेगा टी माइनस फाई लिखा है प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट लैग करता है, लेकिन प्योरली इंडक्टिव में नहीं, मतलब जब इंडक्टिव सर्किट होता है तो करंट लैग करता है। करंट कितना से लैग करता है, फाई से, पाई/2 से नहीं, क्योंकि ये लोग मिलकर इसको डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, तुम लोग ये लिख लियो, पूरा हो गया। ठीक है, अब तुम देखना, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट केस पे, केस नंबर 2 पे। देखो केस नंबर 2 पे हम कुछ नहीं करेंगे, बस मिटाएंगे यहाँ पर। देखना इसको लिखेंगे, बताओ क्या मिटा के, बोलो। केस नंबर 2 को मिटा के क्या लिखेंगे, बोलो। यहाँ पर लिखेंगे VC ग्रेटर देन VL, और इसको क्या लिखेंगे, यहाँ C लगा देंगे, यहाँ L, और ये पहले करना चाहिए था। ठीक है, अच्छा आगे देखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपेसिटिव, CAPACITIV, कैपेसिटिव, इंग्लिश मीडियम कैपेसिटिव। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, XC माइनस XL, बाकी सब सेम। और यहाँ पर तुम C सर्किट पढ़ी थी क्या जीवन में, कभी C सर्किट पढ़ी थी? C सर्किट में प्योरली कैपेसिटिव जब होता था, प्योरली कैपेसिटिव प्योरली कैपेसिटिव जब होता था, तो यहाँ पर तुम क्या लिखती थी, इसको किसको आगे करती थी कैपेसिटर में, करंट को, और पीछे किसको फेंक देती थी, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, ऐसे करती थी। और ये VC यहाँ काहे लिख रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हैं, भिखारी, क्योंकि ये बस फेजर है, दिस इज फेजर। बोलेंगे सर ये फेजर होता है, आप तो बहुत बड़ा बड़ा बनवाए हैं। अरे फेजर इसी को बोलते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन ही छोटा मोटा करके निपटाया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होगा, +π/2 होगा ना, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में, प्योरली कैपेसिटिव में करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब ये किसके लिए इक्वेशन है, ये किसके लिए इक्वेशन बनेगा, ये वाला केस के लिए। ये बीच में तुमको हम रिवाइज करवाएं कि जो तुम पहले पढ़ी हो। क्या यहाँ पर -π/2 सब, क्या +π/2 करेंगे, नहीं नहीं नहीं, +φ करेंगे, क्योंकि ये जो कैपेसिटिव सर्किट है उसमें ये एक्सल उसको डिस्टर्ब कर दिया, समझ आया। अब tan φ जब निकालोगी, tan φ, लेकिन किसके लिए, कैपेसिटिव के लिए, तो यहाँ पर XL माइनस XC नहीं होगा, क्या होगा बोलो, XC माइनस XL, क्योंकि यहाँ पर से तुम्हारा परपेंडिकुलर XC माइनस XL हो गया। फील हुआ ये कि नहीं हुआ, बताओ। ठीक है, अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लिखा था, क्लियर है, क्योंकि एक बार तुम्हारा कैपेसिटिव के लिए, एक बार इंडक्टिव के लिए, और वो भाई के लिए प्योरली रेजिस्टिव, तीसरा केस आते हैं उस पर भी, है ना, तीसरा ही केस के अंदर ये सारा पढ़ रहे हैं हम लोग। चलो ये लिखो जल्दी से, फिर हम लोग, और जल्दी से लिखना, तुरंत 2 मिनट में। चलो तीसरा देखना केस, अच्छा ये दूसरा था ना, ये दूसरा वाला था। ठीक है, अब हम किसका बात करेंगे, देखो ये थर्ड केस, और यहाँ कौन सा केस हो जाएगा, थर्ड। आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। अच्छा ये तुम्हारा छोटा सा फेजर चल रहा है ना, ये भी तो फेजर ही है ना बाबू, ये भी तो फेजर ही है जिसमें तीनों दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फेजर एंगल है यहाँ पर, लेकिन वो फेजर अलग होता है, एग्जाम में आएगा फेजर, तो हम बता दिए पिछला वीडियो में कैसे बनाना है, एग्जाम में आ सकता है वो। देखो अब यहाँ पर सब लोग लिखना बंद करो। अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, बोलो, बराबर, और ये भी क्या हो जाएगा भाई, बराबर, इस बार बराबर हो जाएगा। और ये सर्किट ना कैपेसिटिव होगा, ना इंडक्टिव होगा, ना LCR होगा, इस बार ये प्योरली रेजिस्टिव, तो लिखेंगे उसको हम लोग लास्ट में। अभी रुक जाओ, अब देखो यहाँ क्या होगा, ये तो माइनस हो गया, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको थोड़ा और बेहतरीन तरीके से खत्म करें हम लोग, देखो यहाँ पर बताते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ऊपर में क्या था, XL माइनस XC, और इस तरफ क्या था, R, ऐसा कुछ था। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अच्छे से बनाते हैं हम लोग। चलो तुमको वही वाला से समझाते हैं यार, तुम लोग मुंह बना रही हो इसको देख करके, चलो हम वही वाला से समझाते हैं, चलो इसी वाला समझा देते हैं। यहाँ पर XC लिखे थे ना हम, XC माइनस XL, और यहाँ क्या लिखे थे, Z, और यहाँ पर क्या लिखे थे, φ। अब तुम देखो यार, ये XL माइनस XC खत्म हो जाएगा, तो ये लंबा इधर रखने का कोई लॉजिक है अब। अरे रिजल्टेंट कब बनाते हैं, जब 2 वेक्टर होता है, यहाँ से तो गायब हो गया ना एक एरो, तो एक एरो गायब हो गया, तो Z ऐसे उठाने का कोई मतलब है, ये Z बेचारा झुक के कहाँ आ जाएगा, ये Z झुक के किसके साथ आ जाएगा, R के साथ, मतलब यही क्या हो जाएगा, Z बराबर R। अब ये मत सोचना कि ये एरो एक छोटा एक बड़ा, दोनों बराबर है, समझाने के लिए कि Z और R बराबर है उसको बताएं। तो यहाँ पर ये Z और R क्या हो गया, बराबर, तो Z का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम है ना, मैं भिखारी है यार, एकदम मिनिमम हुआ। बोलोगे सर Z मिनिमम कैसे हो गया, हमको तो मिनिमम दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा होगा, बता रहे हैं। देखो Z का फॉर्मूला क्या था, जो तुम तभी से पढ़ रही थी उतना देर से, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ कुछ ऐड हो रहा था, अब ये दोनों तो माइनस हो गया ना, तो माइनस होकर मर गया ना ये दोनों, तो मर गया, तो यहाँ पर R बचा सिर्फ, तो Z मिनिमम नहीं हुआ जी, Z मिनिमम हुआ। अच्छा ये सब क्या है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ये भी कंडीशन, ये सारा कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है वो तुमको नहीं बताएं, रेजोनेंस कहने का मतलब कुछ अलग से ऑब्जर्व होगा, अभी बताया जाएगा क्या अलग से ऑब्जर्व हुआ, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें कौन सा सर्किट होता है, R सर्किट,
अच्छा यहाँ पर कौन सा सर्किट होता है? आर होता है, आर। और इसको तुमको कौन सा सर्किट बोलती हो? अरे यहाँ पर हाँ प्योरली रेजिस्टिव बोलती हो उसको। क्या बोल रही हो? प्योरली रेजिस्टिव, ठीक है। अब आगे देखना, प्योरली रेजिस्टिव में ऐसा होता था क्या? कोई फेज डिफरेंस नहीं ना होता था, कोई पाई बाई 2 भी कुछ नहीं होता था, और यहाँ पर कोई फेजर नहीं बनता था। फेजर इसका कैसा होता था? बना दे थोड़ा। यहाँ पर वी आर होता था, और यहाँ पर क्या होता था? आई। आई थोड़ा छोटा, वी आर थोड़ा बड़ा। याद आ रहा है ये सब? ठीक है। अब इसका इक्वेशन में यहाँ क्या करोगी? अच्छा फाई 0 डिग्री हुआ यार, वो तुमको दिखा फाई 0 डिग्री? बोले कि हमको तो नहीं दिखा। देख भाई, यहाँ से उठा हुआ था ये जेड, ऐसे उठ के नीचे आया तो फाई क्या हो गया था? अभी तुमको फॉर्मूला से भी फील करवाएंगे, टेंशन ना लो। अभी तो फाई तुमको इससे फेजर से फील करवाए, क्योंकि जेड झुक के नीचे आ गया। तो जेड झुक के नीचे आ गया तो फाई कितना हो गया? समझ में आया यहाँ तक? कोई फाई बन नहीं रहा 0 डिग्री। तो यहाँ पर भी फाई क्या करोगी? देखो यार प्योरली रेजिस्टिव का जो इक्वेशन होता है वही यहाँ पर आ जा रहा है। समझ रही हो कि नहीं? तो ये इक्वेशन जो है ये तीनों केस के लिए नहीं होगा भाई। जब एल आएगा तो उसमें प्लस कर देना, सॉरी एल आएगा तब उसमें माइनस कर देना, सी आएगा तो प्लस कर देना, और जब ये तीसरा वाला आ जाएगा तब, तीसरा केस आ जाएगा तब ये फाई को उड़ा देना, 0 कर देना। और 0 मजबूरी है कि शौक है मेरा 0 करना? मजबूरी है, क्योंकि जेड बेचारा झुक के नीचे आ जा रहा है, तो मजबूरी में उसको 0 करना पड़ रहा है कि नहीं? बताओ, तुम्हारा शौक होगा बाबू 0 नंबर लाना। चलो आगे देखो, तो ये इक्वेशंस मैच कर रहा है ना, खतरनाक मैच कर गया। अच्छा आगे देखना, अब यहाँ देखना, अब tan फाई के बारे आते हैं, और इससे तुमको फील हो जाएगा कि फाई को कैसे 0 कर रहे हैं, एकदम एक्चुअल फील। एक्सएल और एक्सी माइनस करके कितना हो रहा है? एक्सएल एक्सी बराबर है ना, तो ये माइनस करके कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। तो 0/r कितना हो जाएगा? 0/r कितना हो जाएगा? 0 होगा। तो tan फाई कितना आ रहा है? अरे tan फाई कितना आ रहा है माता जी? 0 आ रहा है। तो tan फाई 0, अब tan फाई 0, tan फाई 0, tan किस एंगल पे 0 होता है? tan थीटा किस एंगल पे 0 होता है? ये भी मालूम नहीं होगा, मुंह तो ऐसे बना रही हो लगा कहाँ पूछ दिए। tan किस एंगल पे 0 होता है? मालूम ही नहीं होगा। कितना एंगल पे होता है बताओ? बताओ, 2 दिन ले लोगे यही सोचने में। नीट और जेई का एग्जाम देगी ये लोग एक को तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलो तुम बताओ, tan कितना पे 0 होता है? इसका मैथ है बाबू, क्या कर रही है तुम्हारा? एग्जाम भी है 2 महीना बाद, और tan थीटा नहीं आता है इसको क्या? हाँ 0 डिग्री पे, थोड़ा उससे ट्यूशन लो बाबू तुम तो 3 क्लास, तो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखो 0 फील हुआ, कैसे आया? tan 0 फाई फील हुआ तुमको, 0 कैसे आया? क्योंकि tan वहाँ पर मजबूरी में 0 आ रहा है ना, कि मजबूरी में 0 आया, क्योंकि यहाँ पर एक्सएल एक्सी माइनस होकर मर गया, तो 0 आया यहाँ पर। तो फाई को मजबूरी में 0 करना पड़ा। तो यानी कि रेजोनेंस में फाई कितना होता है? 0 डिग्री। रेजोनेंस का ये सारा कंडीशन। लेकिन अभी भी रेजोनेंस क्या है, क्या अलग से ऑब्जर्व हुआ, वो अभी तक तुमको हम नहीं बताए हैं। ठीक है, चलो एक काम करना, जल्दी से इसको लिखो, फिर हम लोग आते हैं कि रेजोनेंस का डेफिनेशन और ये सब फिर लिखें। लिखो जल्दी से इसको। हाँ आज ही यहाँ पर लिख देते हैं। इसका नाम क्या हो गया? प्योरली रेजिस्टिव। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, या फिर इसका दूसरा नाम हम क्या बताए थे तभी से? रेजोनेंट सर्किट, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। लेकिन कैसे हुआ वो कंडीशन बताया अभी। रेजोनेंट सर्किट। ओ यहाँ और लिखे हैं, मिला मत देना तुम लोग, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग अभी निकालें कि रेजोनेंस कंटीन्यूअस में कंडीशन में ये लिखो चाहे, और क्या लिखती हो बताओ? दोनों का मतलब सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम रेजोनेंस का डेफिनेशन लिखते हैं, तुम उससे समझ जाओगी। देखो उसको लिखने से अच्छा देखो एक चीज़ छोटा सा समझो। देखो अगर तुमसे हम पूछें कि ये LCR सर्किट है, रेजोनेंस अभी हम बताने वाले हैं कि क्यों उसको रेजोनेंस कंडीशन में क्या आखिर हो रहा है। ये अगर एक LCR सर्किट है तो इस पूरा LCR सर्किट का वोल्टेज को हम लोग क्या लिखते हैं? E बराबर E0 साइन ओमेगा t, ये लिखते हैं। पूरा LCR सर्किट का करंट को क्या लिखते हैं? I0 साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाई, ये ठीक है। पूरे LCR सर्किट का रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं? पूरे LCR सर्किट का रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं? इम्पीडेंस, यही सीन होता है, E0 EIZ, ठीक है। अब अगर तुमसे हम पूछें एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, पूरे सर्किट में करंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? कितना होगा बताओ? I0, तो उसको क्या लिखोगी? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? E/R होता है। अरे भाई ओम्स लॉ, E/R। तो यहां पर पीक वोल्टेज कितना है पूरे सर्किट का? E0। और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? Z। यहां तक ठीक है। लेकिन हम लोग बात किसका कर रहे हैं?
रेजोनेंस का। और तुमको हम बताएं रेजोनेंस में Z का वैल्यू मिनिमम होता है और किसके बराबर हो जाता है, R के। माने Z के जगह हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। अच्छा तुम एक चीज़ पे ध्यान देना, तुम जो बाकी जो पीछे पढ़ती हो LCR का जो 2 केस और होता है उसको जब पढ़ती हो तो जब मान लो कि तुम I0 निकाल रही हो बाबू, जब एक्सेल को बढ़ा ली, मान लो एक्सेल को बढ़ा ली तो उसका I0 लिखा निकालोगी तो Z को क्या लिखोगी, R लिखोगी, है ना? नहीं, क्या लिखोगी बताओ, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तुम देखो यार यहाँ पर जो Z है वो बड़ा आ रहा है तो I यहाँ क्या होगा, छोटा। और Z बड़ा नहीं आ रहा है बाबू, यहाँ पर बहुत ही बड़ा आ रहा है। क्यों बहुत बड़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है। तो Z बहुत बड़ा तो I बहुत छोटा। नेक्स्ट देखो तुम ये वाला पढ़ी हो I0, यहाँ भी Z क्या होता है, यहाँ पे I बहुत छोटा, E0 बाई Z बहुत बड़ा। तो ये किसका आप बात कर रहे हैं, ये किसका बात किया था, एक्सेल बड़ा और एक्सी छोटा। अभी किसका लिख रहे हैं हम, देखो तो अभी किसका लिख रहे हैं, देखो तो। अरे तुम लोग तो समझदार हो यार, एक्सी बड़ा और एक्सेल छोटा। तो यहाँ पर ये वाला बड़ा ये छोटा, लेकिन इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें देखोगे ये क्या हो रहा है, बहुत छोटा हो रहा है। यहाँ तो बड़ा हो रहा था ना क्योंकि इसमें कुछ ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ तो बेचारा में ऐड क्या, रूट रूट सब मर गया, स्क्वायर स्क्वायर सब हट गया, तो ये बेचारा बहुत छोटा हो गया। बहुत छोटा नहीं, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो ये आई क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो रेजोनेंस के केस में करंट का वैल्यू मैक्सिमम मिलता है। ये हमको अजीब सा चीज ऑब्जर्व होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज दैट कंडीशन इन विच द इंपीडेंस इज मिनिमम, ये कंडीशन हुआ, एंड द करंट ड्यूरिंग रेजोनेंस इज मैक्सिमम। तो रेजोनेंस एक ऐसा चीज है जिसमें करंट मैक्सिमम हो जाता है, अचानक से बढ़ जाता है, अचानक से हाई करंट मिल जाता है। तो हम बोले इतना हाई करंट कैसे हो सकता है यार, इसमें तो तीन रेजिस्टेंस था, तीन रेजिस्टेंस माने एक्सेल था, इसमें आर था और इसमें क्या था, एक्सी। तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गया है, नलीफाई हो गया है, नलीफाई होकर सिर्फ आर बचा है। तो हम समझे अच्छा मतलब ये सर्किट रिड्यूस हो गया है क्या, तो सही में ऐसा होता है, ये सर्किट गायब ही हो जाता है। गायब होने का मतलब ये है कि अब ये सब इक्वेशन ठीक है, ये सब इक्वेशन ठीक है, लेकिन अब ये सर्किट देखो कैसा दिखेगा रेजोनेंस में। रेजोनेंस में ऐसा सर्किट हम लोग बनाएंगे ही नहीं। रेजोनेंस में हम लोग क्या बनाएंगे तब, देखो यहाँ पर छोटा सा बनाते हैं, छोटा सा क्या, इसी को हम हटा देते, ले रेजोनेंस में ये सर्किट बनाएंगे। मतलब रेजोनेंस में हम लोग सर्किट भी वो नहीं बनाते हैं, LCR एल और आर को गायब ही कर देते हैं परमानेंटली, क्योंकि देखो ना फॉर्मूला में आ ही नहीं रहा वो सब, समझ में आया कि नहीं आया। तो रेजोनेंस का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी मैक्सिमम। चलो उसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पर थ्योरेटिकली, ठीक है। नहीं ये तो नहीं लिखना, तो समझने के लिए था ना, ये तो नहीं याद रहेगा तुमको। अच्छा वो लिखना था तो लिख लेना खुद से, ये बाकी हम इसके बारे में लिख दे रहे हैं ना। तो इसको कैसे लिखेंगे बाबू, थोड़ा और खूबसूरती से, देखो ऐसे लिखेंगे, I0 मैक्सिमम बराबर E0 बाई Z मिनिमम, देखो ऐसे लिखेंगे इसको। और इसको डिफिनेशन क्या लिखेंगे, अ सीरीज LCR सर्किट, ये डेफिनेशन से फील हो जाएगा, इज सेड टू बी एट रेजोनेंस, सेड टू बी एट रेजोनेंस व्हेन द वैल्यू ऑफ करंट, ना एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड है ना ये I0 मतलब मैग्नीट्यूड, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज मैक्सिमम, ये हुआ रेजोनेंस का मतलब, एंड इम्पिडेंस इज मिनिमम, एंड दोनों एक दूसरे का सही बात है ना, इम्पिडेंस इज मिनिमम। तो एग्जाम में ना ये रेजोनेंस के ऊपर 110% सवाल आएगा, तो मेरे से लिख के ले लो, लेकिन हम लिख के नहीं देंगे, क्या पता नहीं आए, तो इसको लिख लो जल्दी से, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर, लिखो जल्दी। देखो इसमें आगे देखना, देखो हम लोग और थोड़ा सा इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखो कुछ और भी छोटे छोटे टर्म्स निकालना है, जैसे हम लोग थोड़ा ना इस फॉर्मूला को और एलाबोरेट करके लिखना चाहते हैं। देखो तुम बताओ बाबू, एक्सेल एक्सी के बराबर है क्या, इसमें तुमको कोई डाउट है, एक्सेल एक्सी के बराबर है क्या, तुमको इसमें कोई डाउट है? नहीं, डाउट तो नहीं है बिल्कुल। एक्सेल का मतलब क्या होता है, ओमेगा एल, एक्सी का मतलब क्या होता है, 1/ω/c। तो यहां पर तुम एक काम करो, ये तुमको दिख रहा है, अब यहां से देखो एक चीज होगा, तुमको छोटा सा दिखेगा एक नया चीज, यहां पर जब तुम ये ओमेगा को इस तरफ भेजोगी तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC होगा। तो यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा बताओ, ओमेगा बराबर आ जाएगा 1/√LC आएगा, और इस ओमेगा को हम लोग R लिख देंगे, यहां पर R लगा देंगे सफिक्स में, और इसको बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो कि गलत है, इसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर तुमको निकालना है यहाँ से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, देखो हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएं, अगर तुमको निकालना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, आइए यहाँ देखते हैं। तुमको पता है कि जो ओमेगा R होगा वो 2πfr के बराबर होगा, है ना, 2πf होता है ना, ये बताए थे स्टार्टिंग में जब शुरू किए थे। तो यहाँ से तुम निकालोगे, अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, तो यहाँ से हो जाएगा 2πfr बराबर 1/√LC। तो यहाँ से fr कितना आ जाएगा, 1/2π√LC। तो ये आया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस,
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब हम लोग को मिलता है? ओनली ड्यूरिंग रेजोनेंस, ओनली ड्यूरिंग रेजोनेंस, ओनली ड्यूरिंग रेजोनेंस। सिर्फ रेजोनेंस होता है तभी ये फ्रीक्वेंसी हमको मिलता है। तुम ये सोचो ना यार कि इससे पहले क्या ये कभी बराबर था? कभी बराबर नहीं था। तो रेजोनेंस में ही ऐसा फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, नहीं तो ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ये कभी भी एल और सी के टर्म में नहीं आएगा। देख रही हो यहाँ पर क्या आ गया है? एल यानी इंडक्टेंस, सी यानी कैपेसिटेंस। मतलब कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के टर्म में आ रहा है। अजब ही चीज़ हो रहा है यहाँ पर। और इससे एक फायदा मिलेगा, इसी के हेल्प से हम लोग रेडियो बनाएंगे, इसी के हेल्प से रेडियो बनाएंगे। रेडियो में सुनी हो 92.5 बिग एफएम, उसमें हर्ट्स में आता है ना वो जो 92.5 होता है, और तुम्हारा 90.2 बिग एफएम, ये सब जो भी होता है बिग एफएम होता है, और क्या क्या होता है। तो वो जो हर्ट्स होता है ना, वो जो दिखाता है इतना रेडियो, इतना एफएम है, ये इतना एफएम है, ये रेडियो स्टेशन है, ये रेडियो स्टेशन है, तो वो सब जो लिखाता है वो कौन सा फ्रीक्वेंसी लिखाता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रहता है वो हर्ट्स में लिखा हुआ, समझी। और तुम जो रेडियो खरीद कर लाती हो उसको जब ऐसे नॉब उसका देखी हो, ऐसे घुमाती हो गोल गोल, ऐसे आगे पीछे करती हो, तो उसमें तुम एल और सी को चेंज करती हो ऐसे करके। माने जो रेडियो होता है उसमें और कुछ नहीं तो रेजोनेंस एलसीआर सर्किट ही लगा हुआ होता है रेडियो के अंदर। तो ये इसका एप्लीकेशन है। रेडियो में होता है, टीवी में होता है, पुराना वाला टीवी खाट 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 जो घुमाती थी उसमें यही वाला होता है, पुराना टीवी जो, हाँ ब्लैक एंड उसी जमाने की है, तो इसलिए उसको पता है। ठीक है, चलो इसको लिखो जल्दी से बाबू, है ना, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो अब चलो ज्ञान मत दो, जल्दी लिखो इसको, है ना, तुरंत 2 मिनट में लिखो, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अगर तुमको ये कहीं पर लिखा मिल जाए कि एट व्हाट फ्रीक्वेंसी इज द वैल्यू ऑफ करंट मैक्सिमम, तो तुम क्या बोलोगी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इसके बारे में ना छोटा सा हम लिख देते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो इसका, द फ्रीक्वेंसी ए, कौन तबला बजा रहा है? द फ्रीक्वेंसी एट विच द वैल्यू ऑफ करंट इज मैक्सिमम, जिसपे करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जाके मार देंगे उसको हम। चलो लिखो जल्दी इसको। अब हम लोग इसका कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन में और भी कुछ नया चीज़ बताएंगे। कंक्लूजन में पहला चीज़ तुमको ये याद रखना है, किसके बारे में ये कंक्लूजन? सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ऐसे लिखा मिल जाएगा तो समझ जाओगे ना किसके बारे में बात कर रहा है। अच्छा, अगर ऐसे फॉर्मूला कहीं लिखा मिले तो घबरा जाओगी क्या? ऐसे कहीं लिखा मिल जाए तो घबरा जाओगी क्या? देखो तो ऐसे कहीं लिखा रहेगा तो मरने का बात तो नहीं रहेगा ना इसमें। ये किसका फॉर्मूला लिखा है? जेड का ही लिखा है, बस एक्सेल और एक्सी को खोल खाल के लिख दिया है। ठीक है, चलो ठीक। अब तुम देखो पहला चीज़ यहाँ पर, पहला चीज़ ये है कि इसमें एक्सेल और एक्सी क्या होता है? बराबर, या फिर वी एल और वी सी क्या होता है? बराबर। दूसरा चीज़ ये साथ में लिखते जाओ, ठीक है, जो पता है, फिर जहाँ पर अननोन पॉइंट रहेगा वो हम बोलेंगे, वो समझाएंगे। अच्छा, इसमें एक और नया चीज़ मालूम चला कि जो फाई होता है वो 0 डिग्री होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा एक और फील देखो। इसका जो तुम्हारा ट्राइंगल बनता है इम्पिडेंस वाला, उसका इम्पिडेंस ट्राइंगल जो बनता है उसमें इसको Z कहती हो, इसको क्या कहती हो? R, और इसको क्या कहती हो? XL माइनस XC। और ये एंगल क्या था? फाई। तुम एक काम करो, यहाँ से निकालो कॉस फाई। क्या निकालो यहाँ से? कॉस फाई। बोलोगे सर टैन निकाले थे, अब ठीक है कॉस निकाल के देखते हैं। कॉस फाई कितना आएगा यहाँ से? कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? भकलोल बाई हागी मारू। तो यहाँ से बेस होगा तुम्हारा R, बेस R होगा कि नहीं बताओ? अरे यार, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये 90 के सामने ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। ठीक है, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा दे। चलो देखो आगे। तो यहाँ से R और नीचे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? Z। तो R बाई जेड आया, R बाई जेड आया, R बाई जेड आया, R बाई जेड आया। अच्छा, तुम देखो हम लोग किसका बात कर रहे हैं? हम लोग किसका बात कर रहे हैं? रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस में Z का वैल्यू क्या होता है? मिनिमम। और किसके बराबर होता है? R के। ध्यान दो, यहाँ पर बतियाने में लग जाती हो तुरंत। ये Z जो होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है, और किसके बराबर होगा? R के। तो यहाँ से कॉस फाई कितना होगा? कॉस फाई कितना होगा बताओ? अरे जहाँ पर Z है वहाँ क्या लिखोगी? R बाई R होगा, R से R कट जाएगा, तो कॉस फाई कितना आया? 1। इस कॉस फाई को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, पढ़ाएंगे तुम लोग बाद में, पावर फैक्टर। क्या नाम देते हैं इसको? पावर फैक्टर। तो यहाँ से तुम देखो यहाँ पर ध्यान से, ये पावर फैक्टर कितना आया? पावर फैक्टर 1 आया। तो इसमें हम लोग ना एक दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है कि पावर फैक्टर इज यूनिटी। पावर फैक्टर यूनिटी समझती हो? बहुत गरीब लोग तो यूनिटी का मतलब, यूनिटी माने 1,
अब देखो तुम यहाँ से फाई कितना था 0 डिग्री, क्या यहाँ से फाई 0 डिग्री आ रहा है? अरे cos 0 1 माता जी, cos 0 डिग्री 1 तो फाई 0 आ रहा है, तो फाई यहाँ से भी कितना निकल के आ रहा है 0 डिग्री। तो फाई का 3 सबूत है, फाई का 3 सबूत, एक tan 0 1, tan 0 0 सॉरी tan 0 0, एक cos 0 1, और एक और बताए थे एंगल से कि जो जेड था वैसे झुक के नीचे आ रहा था, ऐसे ठप्प हो जा रहा था, तो उसमें भी 0। तो तुम जेड को तुमको तीनों फील्ड में क्या बोल रही हो? साइन फाई का है निकालोगी, साइन फाई का तुम निकालोगी तो साइन फाई से कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ फिजिक्स नहीं आएगा उससे। तुम साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पगला बाई आगे मारू, तो यहाँ से परपेंडिकुलर है तुम्हारा थीटा के सामने वाला, यानी एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन हाइपोटेनियस कौन है? जेड। तो ये माइनस होगा, तो माइनस होकर 0 होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 आएगा। और तुम्हारा साइन फाई कितना आया? साइन फाई 0 आया, साइन 0 0 होता है, तो फिर यहाँ से 0 डिग्री नहीं आ रहा है, साइन 0 ही 0 होता है, ठीक है। कोई बायोलॉजी मुंह देख रहे, साइन 0 0 होता है सही में, ठीक है। चलो ठीक है, तो लेकिन साइन फाई निकालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि साइन फाई का हमको कोई काम नहीं है, ठीक है। क्या गलत लिखे हैं? कहाँ प्लस होगा? अच्छा यहाँ पर, अरे हाँ यहाँ प्लस होगा। ओहो, अभी तो फिर जो देख रहा होगा वीडियो तो घबरा जाएगा, बोलेगा ये क्या लिखने लिख दिया, प्लस होता है यहाँ पर, ठीक है। चलो अच्छा किया, नहीं प्लस होगा, प्लस होगा, सही बोले सही बोले, प्लस होगा। चलो नेक्स्ट और तीसरा देखो, तो ये तुम्हारा ये दूसरा पॉइंट हुआ, थोड़ा सा नया बात था, थोड़ा सा नया बात था इसमें, थोड़ा सा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 देखना ध्यान से। एक्सप्रेस में कहाँ बता रहे हैं हम, तो बहुत धीरे बता रहे हैं। हाँ ठीक तो है, तुमको ठीक लग रहा है सानिया पढ़ने में? वो तो कहीं और कोई और दुनिया में स्पीड है। सानिया स्पीड है क्या? नहीं वैसे हम सुनते भी नहीं, हम तो अपना ही पढ़ाते, लेकिन फिर भी ऐसे ही झूठा का पूछ रहे हैं। चलो देखो यहाँ पर तीसरा देखना, तीसरा देखो फेज़र, इसका फेज़र, सर इसमें फेज़र भी बनता है, देखो बता रहे फेज़र डायग्राम। फेज़र डायग्राम तुम लोग देखना जाके पीछे वाला वीडियो में, हम यहाँ पर शॉर्ट में बताते हैं। नहीं यहाँ नहीं बनाते हम लोग, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाते। देखो इस तरफ होता था, इस तरफ याद करो हम लोग लेते थे VL, और इस तरफ लेते थे VC। इसको ठीक कर रहे हैं, ये होता था VC और ये होता था VL। अब तुम लोग देखो बाबू, ये जो है ना, ये तुम लोग देख लेना, उसमें जाके तुम लोग को मिल जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ पर बीच में क्या होता था? बीच में क्या होता था यहाँ पर? VR। और इन दोनों से एक रिजल्टेंट ऐसे निकलता था, लेकिन यहाँ रिजल्टेंट नहीं निकलेगा, क्योंकि इस केस में VL किसके बराबर है? VC के। तो ये VL VC कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर के यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? VR। और VR ही किसके बराबर होगा? VR Z के बराबर नहीं होगा, VR पूरा जो सर्किट का वोल्टेज है E0 उसके बराबर होगा, ठीक है। कहाँ पर C होगा? कहाँ C होगा? अच्छा यहाँ पर ना, अच्छा हाँ यहाँ XC होगा। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये XL XC बराबर और ये वाला, हाँ ठीक ठीक ठीक। और ये क्लियर हुआ ये वाला। यहाँ पर फेज़र एंगल कितना बन रहा है? एक भी नहीं, क्योंकि फेज़र एंगल किससे बनता है? रिजल्टेंट से। क्या यहाँ रिजल्टेंट बन रहा है? तो रिजल्टेंट नहीं बन रहा है, तो उसका फेज़र एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, फेज़र एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका फेज़र डायग्राम हुआ। फेज़र डायग्राम क्या होता है? इसका कुछ नहीं, खाली एक ठो VR होता है, मतलब इसका वही फेज़र डायग्राम होता है जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का होता है। तो तुम लिख सकती हो सिमिलर टू राजू, सिमिलर टू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। चलो जल्दी लिखना, फिर आगे और भी है, अभी तो शुरू हुआ है, जल्दी लिखो तुरंत। चलो देखो चौथा पॉइंट देखना, फोर्थ पॉइंट देखना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसमें ये है पावर के बारे। फोर्थ पॉइंट है पावर के बारे। पावर को P से दिखाते हैं, और पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, तो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस लिखेंगे तो I²/R होगा। अब तुम देखना कि जो है, देखो हम लोग ये पढ़े हैं ना, VI वोल्टेज इनटू करंट, तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR, ठीक है। तो हाँ, I इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो यहाँ से अगर हम लोग I निकालेंगे तो V²/R लिख सकते हैं, या फिर अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से V, तो V की जगह IR लिख सकते हैं। तो I² R होगा पावर,
है ना। आई स्क्वायर आर होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर आर, ये आएगा। ठीक है, अभी पावर जो होगा, पावर इसके लिए जब हम लोग निकालेंगे तो मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा, पावर ये वाला जो सर्किट है उसके लिए मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा, मैक्सिमम पावर आएगा, क्योंकि तुम्हारा जो करंट का वैल्यू है वो बड़ा है, तो इसलिए पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो पावर मैक्सिमम आता है इन केस ऑफ विच सर्किट, रेजोनेंट, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, अब तुम देखना, तुम अच्छा करंट वाला तो तुमको पता ही है, तो ये लास्ट पॉइंट लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बढ़िया करवाते हैं, लिखो इसको जल्दी से। ये क्वेश्चन जो है ये आया है CBSE 2006 में, और इससे तुमको पूरा पूरा फील आ जाएगा रेजोनेंस का, कि सही में ऐसा भी होता है कि एक्सएल एक्सी बराबर होता है। देखो यहाँ पर कैसे एक्सएल एक्सी बराबर, पहले यहाँ पर पूछा क्या है तुमसे, बोला है कि एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक क्या है, कैपेसिटर। तीनों को किस में जोड़े हैं हम, सीरीज़ में। तीनों को किस में जोड़े हैं, सीरीज़ में, मतलब कि सीरीज LCR सर्किट होगा, है ना। यानी कि कुछ ऐसा होगा, उई उई उई, यहाँ पर तुम्हारा होगा कैपेसिटर और फिर रजिस्टर, और ये कनेक्टेड होगा AC सोर्स से। ठीक है, और तुम्हारा जो रजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है, 50 ओम। इंडक्टेंस कितना दिया है, 20/π हेनरी, और कैपेसिटेंस कितना दिया है, 50/π माइक्रो फराड। माइक्रो का मतलब क्या होगा, माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6 फराड, तो इसको क्या लिखोगी, 5 × 10 -5 फराड। कोई कष्ट। अब तुम यहाँ से निकालो, बोला है कि वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज जी, वोल्टेज देखो कितना दिया है, 230 वोल्ट। ठीक है, तो खैर वोल्टेज अभी ये कौन सा वोल्टेज दिया है, ये पीक वोल्टेज दिया है, ये वाला जो वोल्टेज दिया है पीक वोल्टेज है, गलत, ये RMS वोल्टेज, RMS वोल्टेज। ठीक है, आगे देखना, तुम्हारा कुछ फ्रीक्वेंसी भी दिया होगा, कितना फ्रीक्वेंसी दिया है, 50 हर्ट्ज। तुमसे पूछा क्या गया है, जेड निकालने का फॉर्मूला तुमको रटवाया गया है, √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर, करेक्ट, यही होता है। तो R कितना दिया है, R कितना है, R कितना है, R कितना है, 50, तो 50 का स्क्वायर, XL निकालना पड़ेगा, XL निकालना पड़ेगा, XL कैसे निकलेगा, ω/L, ओमेगा कितना है, अच्छा वो सब करने की जरूरत ही नहीं, करने की जरूरत है बाबू, करने की जरूरत कैसे नहीं है, ओमेगा कितना है, ओमेगा कितना है, ओमेगा निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे, हाँ 2πf × L लिखेंगे, क्या ये ठीक है। अच्छा 2π, पाई का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग, पाई का वैल्यू पाई लेंगे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितना लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यहाँ पर ना शायद, फ्रीक्वेंसी देखो कितना दिया, 50, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी छूट गया लिखना, 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखेंगे 50, और L कितना लिखेंगे, L 20/π, पाई से पाई देखो कट जाएगा, देखिए पाई को रखने का फ़ायदा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर के 2 × 5 = 100, 2 × 5 = 100 नहीं बाबू, 2 × 50 = 100 होगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2000 होगा, 2000 ओम होगा। ये हम क्या सॉल्व किए हैं, एक्सेल, ये एक्सेल निकाले, XC निकल जाएगा तुमसे, आलसी है तुम लोग, तो 1/ωc, तो ओमेगा कितना डालेंगे बताओ, 2πf, और ये C कितना दिया हुआ है, ये रहा 5 × कुछ दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, 50 × 10⁻⁻6, और नीचे में क्या है, पाई, ये ठीक है, कोई कष्ट इसमें। अब देखो ये पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ से XC कितना आया, 1/2, F का वैल्यू कितना डालेंगे हम, 50, 50 मत बोलना, 50 गलत होगा, 10⁻⁻6। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 × 2 कितना होता है, 50, और ये 2 जीरो इससे मर जाएगा, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, अच्छा एक और जीरो कट जाएगा ना, अरे यार कैलकुलेशन भी बताना पड़ता, देख ये 1 जीरो था, ये 2 जीरो से मरा, तो 2 जीरो से मरा तो 10 का पावर -4 हुआ। ठीक है, वही तो बोल रहे हैं। तो अब देखो आगे, अब यहाँ 10 का पावर 4 हो जाएगा भाई 50, ये 0 0 कटेगा तो 1000 होगा, 1000 में 5 होगा। ठीक है, ठीक है, अरे भाई 4 जीरो था तो 1 जीरो कटा। ठीक है, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, हमको लगता है कहीं पर गलती हुआ है, देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं ये तुम्हारा हो जाएगा 50, 2 जीरो गया इससे, 5 × 5 = 25, 25 × 2 कितना होगा, 50,
यहाँ पर ना, यहाँ पर तो देखो बता रहे हैं, ये तुम्हारा 10 का पावर -6 था ना, तो ये 2 जीरो से गया तो 10 का पावर -4 हुआ। उसके बाद तुम्हारा 5 5 से कितना होता है 25, 25 इंटू 2 कितना होगा 50, 25 इंटू 2 50 होगा, तो 50 आया। और यहाँ 10 का पावर -4, तो 10 का पावर -4 को ऊपर भेजें, ठीक है कुछ, हाँ तो यहाँ पर ऊपर जाके +4 हुआ तो वो 0 से कैंसिल होगा ना, तो 200 आएगा, ठीक है 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर 3 तो ही लिखे हैं, ठीक है कहाँ पर गलती हो रहा है, 2000 ही आना चाहिए बल्कि, ठीक है एक बार हम देखते हैं फिर से मिटा के करते हैं, ठीक है ये नीचे वाला हम कहीं गलती हो रहा है, 2000 ही आना चाहिए क्योंकि हम तुमको क्या पढ़ा रहे हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस में एक्सेल एक्सी बराबर होगा, ये रेजोनेंस का ही सवाल है, देखते हैं कहीं पर गलती हुआ है। कहाँ पर कौन, अच्छा हाँ 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 ये 50 लिख दिया हम गलती से, हुई तो ये जीरो यहाँ बच जाएगा, तो ये जीरो यहाँ से हटेगा तो तो ये जीरो यहाँ से गया, ठीक है तो यहाँ से ये जीरो गया, तो यहाँ पर 10 का पावर 4 होगा, ये सब गलती साफिया की वजह से हुआ, तो यहाँ पर हटेगा, ठीक है। अरे इसको बोलते हैं कि अपना गलती एक्सेप्ट नहीं करना, दूसरे पे ब्लेम डालना, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये 2000 होगा, 2000 ओम आएगा, ठीक है तो यानी कि ये कितना आया 2000 ओम, यहाँ पर जेड हम बेकार निकाल रहे थे, तो ये तुम्हारा आया एक्सी आया 2000 ओम, और एक्सेल कितना आया 2000 ओम। चलो अब हम लोग जेड निकालने बोलेंगे, जो क्वेश्चन में देखो एक्सेल एक्सी इस बार क्या है बराबर, तो तुम पता है आंसर क्या लिखोगे डायरेक्ट 50 ओम, खत्म। कैसे 50 ओम लिखोगे, क्योंकि जो जेड जब एक्सेल एक्सी बराबर होता है तो दोनों मर जाता है आपस में, तो यानी कि जो वैल्यू है रेजिस्टेंस का वही हो जाएगा, ठीक है जेड। या फिर तुम इसको कायदे से भी सॉल्व कर सकती हो अगर चाहो तो, √r² प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, कायदे से करो। आर कितना डालोगी बताओ, ये देखो 50 ओम दिया है तो आर को डालोगी तुम 50 का स्क्वायर, 50 ओम कैसे दिया है ये रहा, और यहाँ पर एक्सेल कितना डालोगी 2000, एक्सी कितना डालोगी 2000 का स्क्वायर, 2000 कैंसिल होगा तो घूम फिर के ये कितना आएगा 50 ओम, तो यानी एक्सेल जेड कितना है 50 ओम, ठीक है। तो तुम पहले एक्सेल एक्सी निकाल के देखना, उसके बाद अगर बराबर आ जाए तो कहानी खत्म, फिर और क्या। चलो एक और क्वेश्चन है, करते हैं उसको जल्दी से, लिखो इसको। अरे सॉल्व कर, देखो ये क्वेश्चन, इसमें सारा बात है ना, क्या बोल रहा है इसमें देखो कि एक कैपेसिटर है, ठीक है 9th क्वेश्चन में फेजर डायग्राम बनाने बोला था, उसका जरूरत नहीं है। एक कैपेसिटर है 25 माइक्रोफराड का, और एक तुम्हारा इंडक्टर है 0.1, और ये CBSE में आया था 2000 कुछ में आया था, 2000 डैश, तुम डिसाइड कर लेना, ठीक है मजाक कर रहे। ये कुछ तुम्हारा 1900 इसमें आया था वो, ठीक है 1995 में क्वेश्चन CBSE में, और इसमें सारा चीज़ पूछा था। पहले क्या होता था सिर्फ पेपर में, मतलब MCQ ये सब नहीं रहता था, सिर्फ ये आता था पेपर में, क्या बोलते हैं मतलब कि क्वेश्चन सब्जेक्टिव, ठीक है फिर भी फेल होता था लोग। तो देखो यहाँ पर बोला है कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस कितना है 25 माइक्रोफराड, और इंडक्टेंस HL कितना दिया हुआ है 1.10 हेनरी, ठीक है ओ सॉरी 0.10 हेनरी, और तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 25 ओम। अच्छा देखो एक और चीज़ दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है बाबू EMF का, और ये कैसा सर्किट है सीरीज LCR, लिखा होता सवाल में इट इज़ अ सीरीज LCR सर्किट, ठीक है हम लिखे नहीं है यहाँ पर, सीरीज LCR सर्किट ही है ये, मतलब तीनों किस में कनेक्टेड है सीरीज में। पहला चीज़ तुमसे क्या पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ना देखो तुमको हम ये पढ़ाए थे, देखो पहला सवाल बना रहे हैं, ठीक है E = क्या पढ़ाए थे E0 sin ω/t पढ़ाए थे ना ये, और देखो यहाँ पर EMF का एक्सप्रेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ बोलो, E = 310 sin 314t लिखा हुआ है ना। तो तुमसे पूछा क्या गया है फ्रीक्वेंसी, तो देखो ये फ्रीक्वेंसी दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं साफ साफ, कंपेयर करो दोनों को, तो फ्रीक्वेंसी कितना आया 314, जो कि गलत है, ठीक है जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा क्या है फ्रीक्वेंसी माने होता है f, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ω/2π, तो यानी कि ω/2π, तो ओमेगा कितना दिया हुआ है, ओमेगा कितना दिया हुआ है 314, यही ना ओमेगा है 314, और 2 × पाई कितना होता है 3.14, पॉइंट हटाओगे यहाँ पर कितना जाएगा 100, तो ये कटेगा इससे तो कितना आएगा 50 आएगा, तो 50 हर्ट्ज आया फ्रीक्वेंसी, जो घर में फ्रीक्वेंसी आता है वही। तो पहला सवाल क्लियर है तुम लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मिटा दिए सारा हो गया, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ये मिटा देना, चलो ठीक। सेकंड पार्ट तो बहुत लोग का इसमें गलती होता है, पूछता है फ्रीक्वेंसी, निकालता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फिर पगला जाता है, बोलता है अरे हम तो सही कर रहे थे। सेकंड पार्ट देखो पूछा रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस का मतलब यहाँ पर क्या है,
रिएक्टेंस का मतलब यहाँ पर दोनों रिएक्टेंस, दोनों माने कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों, ठीक है, कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों, है ना, कैसे कैपेसिटिव भी और इंडक्टिव भी। तो पहले हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट, और इसमें निकालते हैं पहले XC निकालते हैं। चलो मेरा मन पहले XC निकालने कर रहे हैं। 1/ωc, ओमेगा क्या लिखोगी 314, C क्या लिखोगी, C तो दिया है ना क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 25, तो C को तुम डालोगी 25 × 10⁻⁻6 लिखोगी यही, ठीक है। फिर इसको ऊपर भेजोगी बाबू, तो ऊपर भेज को क्या लिखोगी, और यहाँ पर 314 दिया है ना, ये हाँ 314, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो XC को सॉल्व करके कितना आ रहा, सॉल्व की तुम लोग XC, क्या तुम लोग XC सॉल्व की हो, कितना आया XC सॉल्व करके, XC सॉल्व करो, तो उसको मल्टीप्लाई करके 10⁻6 से उसको डिवाइड करना होगा, तब जाके सॉल्व होगा। XC निकालने का ये भी तो तरीका ठीक रहेगा ना, XC बराबर 1/2πfc, इससे भी निकल जाएगा ना, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों का मतलब सेम होगा। तो यहाँ पर से तुम पाई कितना डालोगी, पाई डालोगी 3.14, फ्रीक्वेंसी कितना डालोगी, फ्रीक्वेंसी डालोगी 50, और कैपेसिटेंस कितना डालोगी 25 × 10⁻⁻6। तो चाहे तो इससे करो चाहे उससे करो, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें बहुत लेंदी है ना, और तुमसे पूछा है एक्सेल भी, कैलकुलेशन बहुत इसका गंदा और लेंदी है, ठीक है। मैम का फ़ोन आ रहा है, देखो इसको जब तुम सॉल्व करोगी ये वाले को, तो इसका आंसर आएगा एग्जैक्ट 127.3 ओम, ठीक है, मतलब 128 ओम। और जब तुम XC निकालोगी, ये तो XC निकाले ना हम लोग, XL निकालोगी तो क्या लिखोगी, ω/L, ओमेगा को लिखोगी 2πfL, क्या XL कितना आया 31.4 ओम, ये आया। अब देखो तुमको इससे एक बात मालूम चला बाबू, एक बात मालूम चला कि XC बड़ा है और XL क्या है, XC बड़ा है और XL छोटा है, XC बड़ा है XL छोटा है, माने ये कौन सा सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव, जो कि गलत है। ये कैसा सर्किट होगा, कैपेसिटिव, समझ में आया, ये फील हुआ कैपेसिटिव कैसे है, ये कैपेसिटिव सर्किट हुआ। बहुत लोग बोलेगा सर ये तो LCR है, तो कुछ नहीं पढ़ा, LCR बोलेगा इसको, बोलेगा सर LCR है, कैपेसिटिव होगा क्योंकि XC बड़ा है XL छोटा है, ठीक है, समझ गई। चलो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस माने Z, इम्पिडेंस माने Z, तो थर्ड पार्ट है वो, ठीक है। इम्पिडेंस माने Z कैसे निकलेगा बोलो, कुछ नहीं भाई, XL - XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कैसा फॉर्मूला लिखोगी Z का फॉर्मूला, Z बराबर √R², कॉन्सेप्ट वाइज चलना है हम लोग को। तो XC बड़ा है ना जी, तो ये फॉर्मूला लिखाएगा कि नहीं बताओ। बाकी तुम XL - XC भी लिखोगी तो मैथमेटिकली वो सही होगा, क्योंकि स्क्वायर होके वैसे भी माइनस को मरना ही है। तो R कितना लिखोगी, R सवाल में ही दिया है, R दिया हुआ है 25 ओम, तो 25 का स्क्वायर। XC कितना लिखोगी, XC 25 × 10⁻⁻6। अच्छा XC हम लोग निकाले थे ना अभी, ये तो क्या लिख दे रहे हैं हम, कैपेसिटेंस लिख दे रहे थे। XC अभी हम लोग निकाले थे कितना 127.3, और उसका 3 और माइनस किससे करेंगे उसको हम लोग, हाँ ठीक है, लेकिन उससे आंसर में बहुत डिफरेंस आएगा ना, समझो। बहुत लोग वीडियो पूरा इंडिया देख रहा है वो वीडियो, तो आंसर का गलती हो जाएगा। तो यहाँ से XL कितना होगा बताओ, XL कितना होगा, ठीक है। XL निकाले थे हम लोग 31.4, ठीक है, अरे इंडिया का गलती हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया, ठीक है। अब तुम इसको सॉल्व करोगी तो लगभग तुम्हारा जो Z है ना वो सॉल्व हो के आएगा 91.1 आएगा, 99.1 आएगा, ठीक है। जो आंसर दिया हुआ है उसी से देख के हम बोल रहे हैं ये 99.1 ओम आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कैलकुलेशन है, हम करके दिखा सकते हैं, लेकिन उससे दिक्कत क्या होगा कि बाबू समय निकल जाएगा बाबू, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर टाइम उसमें बर्बाद होगा। हालांकि हमको कि कैलकुलेशन आता है, बोलोगी तो हम यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है, करके 25 का स्क्वायर निकालने बताएंगे अभी, 25 × 25, फिर इसका पूरा लेंगे मल्टीप्लाई। तो इसको नियरली कितना ले सकती हो, 100 ओम लेने में कोई बुराई है, अरे 100 ओम लेने में कोई बुराई है, कोई बुराई नहीं है। चलो अब हम लोग आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है बताओ, करंट। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, करंट। Z समझ में आ गया तुम लोग को, क्या ये रेजोनेंस होगा इसमें, नहीं होगा। क्या इसमें रेजोनेंस होगा, नहीं होगा। रेजोनेंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो Z का वैल्यू 100 आ रहा है और XL XC मर रहा है आपस में, नहीं मर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कौन सा केस में, अच्छा कौन सा, फोर्थ पार्ट ना। अब फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, करंट। करंट निकालने का फॉर्मूला बोलो, करंट कैसे निकालेंगे, I0 बराबर, बोलो I0 बराबर E0/Z
जेड, ऐसे निकालेंगे करंट, कोई दिक्कत इसमें बताओ। आई नॉट बराबर ई नॉट बाई जेड। तुम लोग यहाँ ध्यान दो, जेड कितना निकाले बताओ, जेड कितना निकाले हैं 100, और ई नॉट कितना निकाले, ई नॉट देखो सवाल में ही दिया है, कितना दिया ई नॉट 310, क्या अरे 100 ही आएगा, हम तो बोले सॉल्व करो स्क्वायर करो 100 आएगा 100%, करके देखो तो गलत की होगी तब, हाँ तो गलत की होगी, तो देखो यहाँ से जेड आया सो जेड, अरे 100 ही आएगा, तुम लोग करके देखना, ठीक है 100 ही आना चाहिए 100%। कितना 991, 991, 991 आ रहा है, 0.05, अच्छा इतना आ रहा है, कुछ तुम लोग रूट लेने में, रूट भी लेना था ना उसका, ऊपर में रूट भी था, लेके देखियो, पता नहीं हम चेक करेंगे, और अगर गलती होगा तो उसमें हम कमेंट में डाल देंगे, ठीक है, इंडिया का गलती नहीं होना चाहिए कहीं पर, इंडिया के बच्चों का। चलो आगे देखो यहाँ पर ई नॉट कितना डालोगी, फोर्थ पार्ट ध्यान, तुम लोग कॉन्सेप्ट नहीं कैलकुलेशन पे मर रही हो, फोर्थ पॉइंट देखो कितना है, ये ई नॉट दिया हुआ है 310, कोई दिक्कत इसमें बताओ, ये आई नॉट निकालने में कोई दिक्कत है, बताए थे फॉर्मूला इसका, 0 कटेगा कितना आएगा 3.1 आएगा, 3.1 एम्पियर है ना, जो कि गलत है, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर करंट कौन सा लिखा है भिखारी, पूरे सर्किट का, पूरे सर्किट में एक मैक्सिमम करंट है, करंट एम्पलीट्यूड, तो करंट एम्पलीट्यूड निकालते कैसे हैं, इसको बोलते हैं करंट एम्पलीट्यूड, आई आर एम एस बराबर ई आर एम एस बाई आई आर एम एस बराबर, बताओ आई आर एम एस बराबर ई आर एम एस बाई क्या होगा, ये नहीं निकालते करंट ऐसे, बताए थे ना स्टार्टिंग में ही, यहाँ पर अगर लिखता पीक करंट लिखता तब आई नॉट निकालते यहाँ, लेकिन यहाँ तो किसका बात किया है, करंट का, तो क्या निकालेंगे आई आर एम एस, तो ई आर एम एस बाई जेड ऐसे निकालेंगे इसको, समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर यानी कि क्या निकालना पड़ेगा ई आर एम एस, तब आई आर एम एस निकलेगा, क्लियर है कि नहीं, आर एम एस जब भी करंट लिखे तो आर एम एस, पीक करंट लिखे तब आई नॉट निकालो, क्लियर है कि नहीं बताओ, तो इसमें बहुत गलती होता है बाबू बहुत लोग का, ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, अब ई आर एम एस पहले निकालना पड़ेगा, ई आर एम एस निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, ई आर एम एस करने के लिए ई नॉट बाई √2, ई नॉट कितना दिया हुआ है 314 बाई क्या लिखेंगे √2, तो यहाँ से ई आर एम एस कितना आएगा 314 बाई √2 होगा ना, है अच्छा सॉरी 310 है ना, तो 310 बाई √2 ऐसे लिखेंगे, आ गया ना, देखिए हम बोले ना तुम्हारी गलती हुआ कैलकुलेशन में, हम बोले वो जेड 100 हो गया तो मार के जूता चप्पल, देखो आ गया यहाँ पर, तो यहाँ से तुम्हारा ई आर एम एस आया, ठीक है, हाँ देखिए, चलो यहाँ देखो आगे ई आर एम एस कितना है, इंडिया के बच्चों का बाबू हम गलती होने नहीं देंगे कहीं, सही लिखे थे हम वो 9 ये जो 100 ओम, ठीक है, तुम ही लोग गड़बड़ो, तो ये √2 हुआ, अच्छा ये जेड कितना आया था 100 आया था, देखो 0 कटेगा तो कितना होगा 31 बाई √2 इंटू 10 होगा, देख लो कहीं पर डाउट है तो पूछ लो, देख लो कहीं पर डाउट है तो पूछ लो, अगर ये फोर्थ पार्ट तुमको दोबारा समझना है तो इसको हम क्या लिखना था डायरेक्ट हमको, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू ई आर एम एस बाई जेड, और जो ई आर एम एस था उसको 220, जेड को कितना डालना था 100, इसको 220, 0 कटेगा कितना आएगा ये 2.2 एम्पियर, देखो तुम लोग का जेड 99.1 आ रहा है ना, तो 99.1 लेके भी करोगे ना तो भी 2.2 एम्पियर आएगा, देख लेना करके, ठीक है, डिवाइड करोगी, हाँ 2.21 एम्पियर आएगा, ठीक है, तो 2.2 एम्पियर चलेगा, तो ये आर एम एस हुआ। नेक्स्ट क्या इसके बाद है फिफ्थ फेज कैसे निकालोगी, tan phi बराबर क्या लिखोगी, एक्सएल माइनस एक्सी की एक्सी माइनस एक्सएल क्यों लिखोगी, क्लियर है ना, क्योंकि एक्सी बड़ा है एक्सएल छोटा है, कैपेसिटिव सर्किट है, तो एक्सी कितना लिखोगी बताओ, हाँ 127.3 माइनस एक्सएल कितना निकाले थे 31.4, और आर तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है आर 25, अब इसको माइनस करोगी सॉल्व करोगी तो ये देखो tan phi का एक वैल्यू आएगा, ठीक है, कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन ना यहाँ पर तुमसे बाबू tan phi नहीं पूछ रहा है, तुमसे क्या पूछ रहा है phi, तो ये phi तुम्हारे लिए निकालना बहुत मुश्किल है, हाँ tan इनवर्स के टर्म में ये आएगा, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा ना तो वो tan इनवर्स के टर्म में आएगा, तो अगर तुम phi लिखोगी तो बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, बता दे रहे तुमको अभी सही, tan इनवर्स 12.3 माइनस 3 1.4 बाई 25, तो ये tan इनवर्स इतना आएगा, अब तुम इसको सॉल्व करना, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है पूछा है, ये देखो इसमें हम इंटरेस्टेड है बाबू, ये समझ गई हम क्या बताएं तुमको कि ये नहीं आया तुमको, ये क्लियर है, चलो लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट क्या है देखो, तो लास्ट पार्ट पूछा है तुमसे इंस्टेंटेनियस, लास्ट पार्ट नहीं ये वाला पार्ट, अच्छा ये क्या पूछा है, ये इफेक्टिव वोल्टेज, हाँ ठीक है देखते हैं, चलो तो यहाँ पर तुम जब निकालोगी करंट का एक्सप्रेशन सिक्स्थ पार्ट कैसे निकालोगी बताओ, आई बराबर
आई नॉट साइन ओमेगा टी, बताओ क्या लिखेंगे, सानिया बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, +5 -5 क्या लिखेंगे, +5 क्यों लिखेंगे, कैपेसिटिव, स्टार्टिंग में इसलिए बताए थे क्योंकि ये कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट में हमेशा फेज लीड करता है वो, तो इसलिए तुम्हारा जो होगा यहाँ पर +5 होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ, ठीक है, तो कैपेसिटिव हुआ ये तो इसलिए ऐसे होगा। कोई डाउट है इसमें? तो अब तुम यहाँ पर क्या लिखोगी, इसको आगे सॉल्व करके आई नॉट कितना लिखोगी बताओ, आई नॉट कितना, आई नॉट निकाले थे ना हम लोग 2.2 एम्पियर है ना वो IRMS था, आई नॉट नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से तुम जब आई नॉट निकालोगे तो क्या लिखोगी, E0/Z, ये ऐसे निकालोगी आई नॉट। क्लियर है ये? किसको? हाँ वैसे भी हो सकता है, बिल्कुल तुम ऐसे भी कर सकती हो, IRMS इज इक्वल्स टू I0/√2, और यहाँ से भी आई नॉट निकाल सकती हो, ये भी ठीक है, सेम आंसर आएगा, IRMS इंटू √2, तो यहाँ से भी निकल जाएगा। और RMS हमको कितना पता है, 2.2 निकाले थे ना RMS अभी, 2.2 अभी जस्ट, इंटू क्या होगा ये √2, तो ये आई नॉट निकल जाएगा, तो आई नॉट यहाँ चिपका लोगी। समझ में आई है? ओमेगा कितना होगा बताओ, 314, तो ओमेगा 314, ये फाई कौन सा, वही tan इनवर्स वाला। समझ में आया ये पक्का क्लियर है? माइनस कब होता, जब ये होता इंडक्टिव, और यहाँ पर ये गायब कब होता, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं इफेक्टिव वोल्टेज निकालने पे। इफेक्टिव वोल्टेज कैसे निकालोगी, ये वाला मिटा दे बाबू, समझ गई ये इक्वेशन क्लियर है तुमको, यही इक्वेशन होता, उस इक्वेशन में सारा पुट करके और कर लेना। लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट नहीं, ये वाला क्या है, सेकंड लास्ट, फिर यहाँ पर लास्ट में जो है उसको भी देख लेंगे, 7 नंबर है ना, हाँ। इसमें क्या पूछा गया तुमसे, एक्सप्रेशन, तुम लोग को लेट हो रहा है क्या, जाना है, हड़बड़ी है, हड़बड़ी नहीं ना है, पक्का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं 7 नंबर, इफेक्टिव वोल्टेज। तो पहले हम लोग एक काम करते, पूरे सर्किट का वोल्टेज क्या लिखोगे उसको बताओ, कैसे निकालोगे इफेक्टिव वोल्टेज? इफेक्टिव वोल्टेज नहीं, लेकिन वोल्टेजेस लिखा है भाई, क्या मतलब इसका, वोल्टेजेस लिखा है, कैसे बनेगा बताओ? अरे सिंपल, देखो तुम निकालोगे पहले V0R, क्या लिखोगे उसको बताओ, I0R, ये रजिस्टर का वोल्टेज हो जाएगा। इफेक्टिव वोल्टेजेस समझ रही हो, क्योंकि सबका अलग अलग वोल्टेज है, रजिस्टर का अलग है और सबका अलग अलग है, ठीक है। क्या डायरेक्ट I0Z कैसे लिख दोगी? इफेक्टिव वोल्टेजेस मतलब हर एक का स्पेसिफिक अलग अलग निकालना है, समझी, वोल्टेजेस, हाँ। इफेक्टिव वोल्टेज पूरे सर्किट का बोलता तब ना डायरेक्ट निकालती, समझ में आया? इफेक्टिव वोल्टेजेस लिखा है मतलब सबका अलग अलग निकालना है, इंडक्टर का अलग से, उसका अलग से, उसका अलग से। फिर यहाँ पर क्या लिखोगी, V0L, क्या लिखोगी उसको बताओ, I0L, तो यहाँ L डाल दोगी, I0 डाल दोगी तो उसका निकल जाएगा। फिर क्या लास्ट में निकालोगी, V0C, इसको क्या लिखोगे बताओ, I0XC, यहाँ पर गलत लिख दिया ना, XL होगा और यहाँ क्या होगा, XC। क्लियर है ये? तो तुम I0 सब डालोगी, R दिया हुआ है, XL दिया हुआ है, निकाले XL हम लोग सॉल्व करके पीछे, और ये भी निकाले, तो ये सॉल्व हो जाएगा, और ये ऐसे सॉल्व करोगी तो ये गलत होगा ये ऐसे सॉल्व करोगी तो ये गलत होगा। कैसे गलत होगा, कैसे गलत होगा? क्योंकि तुमको भिखारी यहाँ पीक नहीं लिखा है, इफेक्टिव लिखा है, इफेक्टिव पीक लिखा है, ये पीक वोल्टेज होता है, पीक होता है ये पीक, तुमसे इफेक्टिव पूछा है, यही बात यहाँ भी बताए थे करंट में भी, ठीक है चलो निकालो, तो पीक तब ये इफेक्टिव कैसे निकलेगा, तब बताओ जल्दी, इफेक्टिव कैसे निकलेगा, ठीक है। इफेक्टिव वोल्टेज हम पढ़ा रहे थे, इफेक्टिव, तो ये इफेक्टिव शब्द कहाँ यूज़ किए थे, इफेक्टिव शब्द कहीं यूज़ किए थे तुमको, हम RMS जब पढ़ा रहे थे तो याद करो, RMS समझ बताए थे कि RMS वोल्टेज को इफेक्टिव या फिर वर्चुअल वोल्टेज भी बोलते हैं, याद आया ये चीज़? तो देखो तुम कैसे निकालोगे इफेक्टिव, अच्छा इफेक्टिव में और ऐसे V0 में, उसमें क्या अंतर है वो बताते हैं। देखो जब तुमको इफेक्टिव वोल्टेज निकालना है, मान लो निकालना है रजिस्टर का, किसका निकालना है, तो उसको कैसे लिखोगी, I इफेक्टिव करंट, इफेक्टिव करंट माने RMS करंट, और यहाँ रेजिस्टेंस, ठीक है, वोल्टेज बराबर IR। फिर जब तुम निकालोगी इफेक्टिव इंडक्टेंस, इंडक्टर क्या क्रॉस, तो क्या लिखोगी यहाँ पर, RMS करंट, और यहाँ पर क्या लिखोगी बताओ, XL। फिर जब तुम निकालोगी VC तो उसको क्या लिखोगी बताओ, IRMS इंटू XC, ठीक है, ऐसे करोगी। क्लियर है? अब तुम नहीं ऐसे ही करना है यार, ऐसे ही करना है। अब देखो सुनो, ये इफेक्टिव वोल्टेज का मतलब तो RMS वोल्टेज होता है, और तुमको एक बात क्लियर होना चाहिए बाबू, सारा सीरीज में है तो सारे में करंट सेम है, लेकिन सब में वोल्टेज ड्रॉप क्या है, अलग अलग, इसलिए देखो सबका वोल्टेज अलग अलग, और ये सारे वोल्टेजेस को जोड़ोगी तो RMS वोल्टेज आ जाएगा।
समझ में आ रहा है? सारे वोल्टेजेस को लोगी तो आरएमएस, क्योंकि वोल्टेज सब में अलग अलग जा रहा है, पोटेंशियल डिवाइड हो जा रहा है सब में। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम कहोगी सर वो पीक वोल्टेज और ये सेम होता है, तो बिल्कुल सेम नहीं होता। तुम यहां देखो, पीक वोल्टेज जब तुम निकाल रहे हो, देखो क्या कर रही हो, पीक वोल्टेज निकालते समय क्या कर रही हो? जैसे मान लो कि निकालोगे वी नॉट आर, तो क्या लिखोगे उसको बताओ? आई नॉट आर। तो आई नॉट मैंने समझती हो कि नहीं? आई नॉट मैंने जो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं वो वाला, और यहां आई नॉट कितना डालोगी तुम? 2.2 एम्पियर। लेकिन आई आरएमएस कितना डालोगी? तो अलग हुआ कि नहीं यार? बताओ, बहुत अंतर है दोनों में। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम ये निकाल लोगी खुद से ही, आरएमएस कितना डालोगी बताओ? ये आरएमएस डालोगी √2 इंटू 2.2। किसको? आरएमएस वोल्टेज को। आरएमएस, हाँ 2.2 डालोगी, ठीक है। इसको डालोगी तुम आई आरएमएस को 2.2, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 25, तो रेजिस्टेंस को तुम डालोगी 25, और फिर ये आरएमएस ये वाला कितना डालोगी? 2.2, और एक्सेल तुम निकाली हो वो बहुत मेहनत से, कितना निकाली थी? 127.3, ठीक है। ये 31.4 था। एक्सी बड़ा था, एक्सी बड़ा था, एक्सी बड़ा था ना, है ना? एक्सी बड़ा था, तो यहाँ पर तुम्हारा होगा 31.4 ये वाला था, और एक्सी बड़ा हुआ था ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2.2, और एक्सी कितना डालोगी बताओ? 127.3। तो ये सॉल्व हो जाएगा, और ये सारा किस में आएगा? वोल्ट वोल्ट वोल्ट। क्लियर है कि नहीं बताओ? ये लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट नहीं, ठीक है, ये सही है, गलत नहीं है यार, सही है। ये समझ में आया तुम लोगों को? पक्का? ठीक है। अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं उसका भी बात हम तुमको बताएं, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। तुमको जब हम पढ़ा रहे थे तो याद करो, ऐसे लकीर खींच रहे थे, ये वीआर है, ये वीएल है, ये वीसी है, कर रहे थे ना वो, ठीक है। तो ये समझ गई ना कि लिखोगी ये, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, वहां पर लिख देता आरएमएस वोल्टेज, साफ साफ लिखता आरएमएस वोल्टेज, साफ साफ लिख देता आरएमएस वोल्टेज, या फिर इफेक्टिव वोल्टेज ऐसे लिख देता बस। यहाँ पर तो वोल्टेजेस बोला है, तो मतलब हर एक ब्रांच का अलग अलग करके निकालना है। वहाँ पर लिख देता इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ द होल सर्किट, ऐसे लिखता। अब जहाँ पर देखो, यहाँ पर होल सर्किट था तो ऑफ द सर्किट लिखा था, कहाँ यहाँ ऑफ द सर्किट लिखा है? क्लियर है? तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट कौन सा पार्ट है? 8th पार्ट। क्या बोला है इसमें? वॉट, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको। वॉट वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस विल मेक इंपिडेंस मिनिमम? इंडक्टेंस माने एल का ऐसा क्या वैल्यू हम डाले, एल का ऐसा क्या वैल्यू हम डाले कि इंपिडेंस जेड क्या हो जाए? मिनिमम। अब जेड मिनिमम कब होता है? जेड मिनिमम कब होता है? रेजोनेंस में। जेड मिनिमम कब होता है? रेजोनेंस में। और रेजोनेंस का माने क्या होता है? एक्सएल बराबर एक्ससी। अब एल का मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो एक्सएल कितना लिखती हो बताओ? ओमेगा एल बराबर 1/ωc। तो एल का देखो मिनिमम वैल्यू यहां से मिल जाएगा, ये ठीक है। ओमेगा को कितना डालोगे बताओ? अब तुमको ओमेगा यहां कितना, ये तुम या तो 3.14 ले सकती हो, क्या बोल रही हो? एक्स, कौन एक्स? इसका जगह ये डालें, इसका जगह ये डालें, और यहां पर ये ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू है रे, ये एक्स नहीं है। अरे भाई, ये ओमेगा नीचे गया, स्क्वायर हुआ, ठीक है। ओमेगा कितना डालोगी यहां पर? 314, देखो ये रहा। और ये सी कितना डालोगी? 25 इंटू 10 का पावर -6। इसको सॉल्व करोगी तो एल का कैसा वैल्यू मिलेगा? मिनिमम। मिनिमम क्यों मिलेगा? इतना यकीन से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक्सएल एक्सी बराबर होता है, तभी ना तुम्हारा जो ये जो एल होता है वो मिनिमम होता है। एल उसी पे इंडक्टेंस, हाँ जेड मिनिमम होता है, और एल भी तो मिनिमम हो जाता है। पूछा है ना कि व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, यानी कि एल। क्लियर है? तो ये लिख लो तुम लोग जल्दी से। हो गया? चलो अब नेक्स्ट वीडियो में, मतलब सॉरी नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।